आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और वीकली एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार। कल के बाउंस बैक के बाद आज भी बाजार आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। हालांकि इसमें आपने उतार चढ़ाव जरूर आज थ्रू द डे देखा है, बट फिर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको इस समय बाजार में आती हुई दिख रही है। एक्शन बना हुआ है, कई सारे स्टॉक्स सेक्टर्स में हमारा फोकस है, कुछ इंडिसेस तो रिकॉर्ड हाई पर भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो पूरे बाजार में एक्शन जरूर बना हुआ है। एक्सपायरी है तो थोड़ी रेंज आपको वैसी दिखेगी, बट बैंक्स लगातार दूसरे दिन काफी अच्छी मजबूती आपको दिखा रहे हैं और आज बैंक से ज्यादा एनबीएफसीज में शानदार एक्शन बना हुआ है। कई सारे स्टॉक्स पर भी है फोकस, उस पर भी करेंगे चर्चा। आइए पहले एक बार इस समय की बड़ी बातें जान लेते हैं। अनजी भी हमारे साथ हैं तैयार। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा बना हुआ है, इस समय होल्ड आउट कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया मूव है। एक्सपायरी का तो ऑफ कोर्स इंतजार है, उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या कह रहे हैं। बड़ी बात ये दीप कि बाजार सीमित दायरे में मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। हाफ सेंचुरी मार्कर आपको निफ्टी नजर आएगा। बैंक निफ्टी करीबन 150 पॉइंट ऊपर है, 125 पॉइंट ऊपर आपका सेंसेक्स है। तीनों इंडेक्स हरे निशान में, 3 के साथ 2 इंडेक्स और फ्री में मिल रहे हैं आपको हरे निशान में, वो है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स। यहाँ पर तेजी का रुझान बरकरार है। आज के स्टार परफॉर्मर फिर से मिड कैप शेयर हैं, यहाँ बढ़िया भरपूर तेजी होती दिख रही है। ऑटो शेयर तेज रफ्तार में हीरो मोटो को 5% उछलकर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। नतीजों से पहले ऊपरी स्तर से आईटी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। इन्फोसिस 0.2% तक फिसल चुका है। तो आईटी के दबाव के बावजूद, और आपको याद होगा कल हम यही बात कर रहे थे दीप कि कल हम आईटी पे भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल राइट। और इसलिए हमें बैंक्स चाहिए और रिलायंस चाहिए तेजी बरकरार रखने के लिए। लेकिन एक अच्छी खबर अमेरिका से आती दिख रही है। कल की अच्छी तेजी के बाद आज फिर से डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी मारने के मूड में 85-90 पॉइंट ऊपर है। और जो सुबह से मैं कह रहा हूँ कि नेस्डेक डाउ फ्यूचर्स के साथ नेस्डेक फ्यूचर्स कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। 90-90 पॉइंट दोनों ही ऊपर आपको इस वक्त नजर आएंगे, डाउ फ्यूचर्स भी और नेस्डेक फ्यूचर्स भी। यूरोप के बाजार अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। ऑल इज वेल। इस वक्त दुनिया भर में कहीं कोई दिक्कत, खतरा, रिस्क, तनाव, टेंशन, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक्स में भी एक्शन है। बाय द वे आपके रिकमेंडेड स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन दिख रहा है अनिल जी। कोफोर्ज लवली। अच्छी मूव, और वो भी तब जबकि इन्फिटिशियस ढीले हैं। ढीले हैं। हाँ, वो देखिए आप, वो होल्ड आउट कर रहा है, मतलब वो बड़ी बात है इसके इसमें। बावजूद मजबूत है। यस बिल्कुल। Yes. इनको गोल्ड ओके। वहाँ पर वहाँ से वैसे वो तो खुला ही गैप से था, गैप से खुला, उसके बाद थोड़ा मुनाफा वसूली आई, बट जिस तरह से गया है थ्रू द डे वो काफ़ी इंप्रेसिव है इसके लिए। एंड ऑफ कोर्स पॉलीकैप 20% का सर्किट। श्रीराम फाइनेंस ये कहाँ से ढूंढा? श्रीराम फाइनेंस एक्चुअली दीप मैं बताऊँ, मुझे इसका आप बार बार याद मत दिलाओ। मेरे दिल में कितनी तकलीफ हो रही मैं बता नहीं सकता। क्यों? इस स्टॉक को मैंने पिक ऑफ द ईयर के लिए ढूंढ के रखा था, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो मैंने पिक ऑफ द ईयर शुरुआत की थी पहले आईटी फार्मा से, जब तक मैं एनबीएफसी, मेरे को ये लग रहा है ये कहाँ जाएंगे, तो मिल ही जाएंगे ना, आज नहीं बाद में रिकमेंड कर देंगे। पहले है ना, जिनमें भागने की रिस्क जल्दी हो ना, वो पहले कर लेता हूँ। ये रह गया। और ये हुआ ये कि जिस समय आप देख लो, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, साल के आखिरी हफ्ते में, मतलब 23 में, ये 200-250 रुपये चल गया। हाँ, तो उस समय अब रह गया। अच्छा, तब तक वो हफ्ते भर का प्रोग्राम था, अपना प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया 1 जनवरी से जो हम कर रहे थे, तो रह गया। नहीं तो ये तो मेरे लिए इस साल की पिक है एक्चुअली, श्रीराम फाइनेंस। हाँ, इस साल की पिक है मेरी। मुझे लगता है कि अभी भी कभी अब करेक्शन आएगा तो फिर मैं वापस इसको खरीदने की राय दूंगा पक्का। और मुझे लगता है कि इस साल ये कम से कम नहीं तो 30% का रिटर्न आराम से दे सकता था, इतनी ताकत है। 30 से 50% की अपसाइड मुझे श्रीराम फाइनेंस में दिखती है। तो आप ये समझ लो, मोटा मोटी कहाँ से गिनोगे आप, 2000 के नीचे से गिन लो, मुझे आराम से 3000 रुपये होने वाला स्टॉक नजर आता है। 3000 वाला दिख रहा है सर, जिस तरह से आज मूव आया आज, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे देख के मतलब कभी कभी आपको स्टॉक पसंद है, बढ़ता है, फिर भी खुशी नहीं होती। क्योंकि ऐसे वैसे अरमान जानते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं ऐसे जो हम कई बार डिस्कस करते हैं कि हाँ ये रिकमेंडेशन लिस्ट में लेंगे, और ऐसे स्टॉक भाग जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं। कुछ स्टॉक को कभी रिकमेंड ही नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जीएमडीसी हम 200-225 रुपये से सोचते थे कि करेंगे, और कभी करेक्शन ही नहीं देता। मौका नहीं, जब रिकमेंड करने का कोई अच्छा शुभ मुहूर्त होता है उस समय ऐसे भाग जाता है। मतलब कोई दिवाली, होली और नया साल और ये सब नवरात्रि वगैरह पकड़ में ही नहीं आता। क्या करोगे आप? कुछ स्टॉक्स तो हमेशा मतलब है ना, आपको क्या करेंगे अभी, ठीक है। बट एनीवे, बैक टू योर पॉइंट, श्रीराम फाइनेंस माय फेवरेट स्टॉक, होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। इसको बेचने की
प्रॉफिट बुक करने की हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये लगता है 6% बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया, तो आप गलत है। आज का 6% नहीं गिनना है आपको, पूरे टाइम वाइज इस स्टॉक को होल्ड करिए। टाइम वाइज होल्ड करेंगे। चलिए सर, ये है आपके लिए इस समय बाजार पर मूव, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी देर में सर आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, डेटा भी बताएंगे। आइए उससे पहले बात करते हैं, कुशल अरमान दोनों हैं तैयार बताने के लिए इवेंट्स और खबरें। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स बाजार के। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स पोस्ट मार्केट आज बाजार की दो दिग्गज आईटी कंपनियां इन्फोसिस और टीसीएसआई ये अपने नंबर्स घोषित करने वाली हैं। साथ ही एचडीएफसी एएमसी के भी नंबर्स आज के दिन में ही आते हुए नजर आएंगे। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन ये आईपीओ 9 तारीख को खुला था, आज ये बंद हो जाएगा। और साथ ही भारत बनाम अफगानिस्तान का पहला T20 भी आज शाम को 7 बजे से खेला जाएगा। दिसंबर आज है, हाँ। कहाँ पे? मोहाली में। कैप्टन कौन है? सर इंडिया का तो आप पूछेंगे नहीं, अफगानिस्तान। इंडिया का भी पूछेंगे, रोज बदलते हैं आजकल इंडिया में भी। इंडिया का तो आई थिंक मतलब रोहित शर्मा है। हाँ, वैसे बदलते हैं हर एक सीरीज में 3 कैप्टन बदलते हैं। 2020 का अलग, वनडे का अभी हुआ था। तो इंडिया का तो सबको पता है। हाँ वही मुझे पता है। अच्छा, अफगानिस्तान का? सर मैं ढूंढ रहा था बट बिना नाम। अच्छा, बिना कैप्टन के खेल रहे हो? नहीं। अच्छा, थोड़ा इजी सवाल पूछता हूँ, इंडिया का वाइस कैप्टन? सर डिफिकल्ट है। अच्छा, ये डिफिकल्ट है। ओह, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुशल की तैयारी पहले के मुकाबले में काफ़ी आते हैं, बट वो ये गुगली थोड़ा भी खेलना। देखो क्या है, तो ऐसा है कि आप ऐसे तो कुशल भी अगर मुझे फंसाना चाहे तो कहीं न कहीं 5-7 अटेम्प्ट के बाद तो फंसा ही लेगा। मैं दूसरे में फंसा लेता हूँ, अलग बात है। जी कुशल बताइए। तो एक तो ये मैच होने वाला है 7 दिसंबर महीने का। ऑफकोर्स आज शाम को रात को जो सीपीआई डेटा आने वाला है शाम को 7 बजे, इनफैक्ट नॉट रॉन्ग, ये यूएस का, इस पर सबकी नज़र रहने वाली है। जहाँ तक कल का सवाल है, HCL टेक, HDFC लाइफ और विप्रो निफ्टी की 3 कंपनियाँ ये भी अपने नंबर्स घोषित करेंगी। साथ ही भारत के लिहाज से दिसंबर महीने का जो महंगाई आंकड़ा है और साथ ही नवंबर महीने का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। सेनको गोल्ड आज तो हाईलाइट में है ही, साथ ही कल के दिन में प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन इसका खुलता हुआ दिखेगा, तो इस पर फिर से नज़र रहेगी। और साथ ही न्यूजेन सॉफ्टवेयर, इसके जो बोनस इशू इन्होंने किए थे उसकी एक्स डेट कल के दिन की ही है। इनफैक्ट कल एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। कल प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से आपको दिसंबर महीने का चीन का जो सीपीआई आंकड़ा है वो भी आएगा, साथ ही यूके का नवंबर का जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, और दिसंबर महीने का यूएस का पीपीआई डेटा भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा आज। और अंत में 15 जनवरी सोमवार के लिहाज से नंबर्स कैश पे से जो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनका नाम बता देता हूं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एंजल वन, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक्स शामिल है इसमें। सफारी इंडस्ट्रीज पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। एंजल वन की तो नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक है। फीएम इंडस्ट्रीज बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। और सांगी इंडस्ट्रीज भी, अंबुजा सीमेंट्स जो ओपन ऑफर है वो भी इसका शुरू होगा, अंबुजा सीमेंट्स का। इनफैक्ट भारत का जो WPI आंकड़ा है दिसंबर महीने के लिए वो भी इंपॉर्टेंट होगा। नया आईपीओ मार्केट में आने वाला है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का, 15 तारीख को खुलेगा, 17 तारीख को ये बंद हो जाएगा। और साथ ही टाटा कॉफ़ी फोकस में रहने वाली है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर के साथ जो मर्जर होने वाला है इसकी जो इस एक्स डेट है वो भी 15 तारीख की है। और यूएस के बाजार सोमवार को बंद रहने वाले हैं। ओके, चलिए ये है आपके लिए पूरा एक्शन। यूएस में एक्सटेंडेड वीकेंड होगा, मंडे को बाजार बंद रहेंगे, बट काफ़ी डेटा आज आने वाला है इन्फ्लेशन को लेकर और कल होलसेल इन्फ्लेशन को लेकर, जिस पर सबकी नज़र बनी है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आईपीओ अपडेट्स में ज्योति सीएनसी आईपीओ लगातार अगर आप देखें आखिरी दिन कई सारे डेटा अपडेट होते हुए जा रहे हैं। कुल अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो लगभग 13-14 गुना तो ऑलरेडी बढ़ चुका था, उसके बाद अपडेट हो चुका होगा। रिटेल का हिस्सा लगभग 21.5 गुना, एनआईए की बात करें वहाँ पर भी लगभग 21.5 के आसपास, क्यूआई भी लगभग 6.7 टाइम्स यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। अपडेट्स हैं टाटा मोटर्स में, जहाँ पे Q3 में JLR इंडिया रिटेल बिक्री 74% YOY बढ़कर आई है। अजमेरा रियल्टी Q3 में सेल्स लगभग 98% बढ़कर आती हुई दिखी है। कलेक्शंस में भी 30% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। श्याम मेटालिक्स यहाँ पर Q3 में स्पॉन्ज आयरन का वॉल्यूम 57% बढ़कर आया है। हालांकि स्टील बिलेट्स का वॉल्यूम देखें तो वहाँ पर 26.5% के आसपास, 22% के आसपास की आपको वहाँ पर गिरावट आती हुई दिखेगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट खबरों में एक्सक्लूसिव खबर हमारी सूत्रों के हवाले से आती हुई दिखी है। ईवी बिजनेस में हिस्सा बिक्री का ऐलान जल्द संभव है। ईवी बिजनेस का वैल्यूएशन करीब $200 करोड़, जो कि अगर आप देखें लगभग 16,600 करोड़ के आसपास का जो है वो हो सकता है।
वेदांता यहाँ पर कैन ऑयल ने फील्ड डेवलपमेंट प्लान सौंपा है। गैस ब्लॉक के लिए फील्ड डेवलपमेंट प्लान ये सौंपते हुए दिखे हैं। इंटरग्लोब एविएशन, इन्होंने अयोध्या अहमदाबाद के बीच सीधी विमान सेवा वो है शुरुआत की है। एलाइड डिजिटल, ये अयोध्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर वो चुनी गई हैं। यूनिकेम लेबोरेटरीज, यहाँ पर यूएस एफडीए से इनको एक दवा की टैबलेट की जो अर्जी की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आप ईज माई ट्रिप की बात करें 24 लाख शेयर्स, आरवीएनएल 30 लाख, आईआरएफसी 67 लाख, बंधन बैंक 10 लाख, पॉलीकैब इंडिया 11 लाख, पावर ग्रिड 51 लाख और जीएमआर एयरपोर्ट्स 1.52 करोड़ शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये हैं ढेर सारे खबरों वाले शेयर जिन पर आज है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। आइए बैक टू बैक बिगुल का है वक्त। पहले मेहुल जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज का जो पिक है वो कैश से है, कैश सेगमेंट से। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 222 के आसपास का ब्रेकआउट आया है और मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम स्टार्ट होगा, बिकॉज एक रेंज में था, काफी हफ्तों से 2 या 3 वीक से रेंज बाउंड था। आज ब्रेकआउट आया है 216 के स्टॉप लॉस से, इसमें खरीदारी कीजिए और तकरीबन 235 का टारगेट नजर आता है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, एक्सपायरी का ट्रेड लग रहा है थोड़ा हावी हो रहा है बाजार पर, तो फोकस जो है वो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पर रहेगा। एक स्टॉक जो काफी बार रिकमेंड लोअर लेवल्स पर भी करते आए हैं, उसमें आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक का नाम है JSW एनर्जी। 478 रुपए के आसपास अनिल जी ये स्टॉक है। आज एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट की यहाँ पर तैयारी है। करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 475 474 तक अगर कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 465 रुपए का नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर अनिल जी। और मेरा मानना है कि 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 500 510 रुपए तक चलने के लिए तैयार है। JSW एनर्जी में लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। JSW एनर्जी यहाँ खरीदारी करने के आए। वागले साहब भी हैं तैयार। बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, AB कैपिटल में मुझे मोमेंटम दिखता है, अभी 180 क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। 180 के बाद निकलेगा ये, 185 तक जाएगा। 5 रुपए की मूव के लिए खेलना है आज या मे बी कल सुबह तक ये टारगेट आना चाहिए। और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लेना है 178.50 का, सिर्फ 1.5 रुपए का रिस्क और ऊपर में 5 रुपए का रिवॉर्ड। ये आज और कल तक का टाइम फ्रेम का कॉल है। कैपिटल सुबह भी ये रेडार पर आ रहा था और अच्छा मूव दिखा रहा था, अब थोड़े और फ्रेश है मूव है, डेज हाई पर है। इनफैक्ट AB कैपिटल काफ़ी ज़्यादा NBFCs डेज हाई पर है, बट बाजार डेज लो पर आते हुए दिख रहे हैं। अभी अभी शो की शुरुआत के बाद हमने देखा है बाजार लाल निशान में भी आ गए हैं, थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए दिख रहे हैं। पिछले 5 मिनट में एक शार्प फॉल आपको आती हुई दिखी है। वो दिन की 1 या 2 ऐसी मूव्स आती हैं, वो आप इस समय देख रहे हैं। कल हमने देखा था 2:30 से 3 बजे के बीच में एक शार्प रिकवरी के मूड में आया था बाजार, इस समय शार्प फॉल के मूड में आया। और जहां से हमने शो की शुरुआत करी थी वहां से बैंक निफ्टी में स्पेशली 200 पॉइंट का कट आपको अभी अभी पिछले 5-15 मिनट में आते हुए दिखा है। निफ्टी भी एज अ रिजल्ट नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, तो थोड़ा बैंक्स पर सेलिंग प्रेशर आपके लिए ज़्यादा बना है पिछले कुछ मिनटों में। बैंक निफ्टी का भी हाल देख लेते हैं। अब आपके लिए 75 पॉइंट नीचे हो गया है, यहाँ पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। बल्क ऑफ सेलिंग आपके लिए आ रही है HDFC बैंक में, ये थोड़ा दबाव का काम कर रहा है। फेडरल, ICICI, यहाँ पर भी आपको वीकनेस दिखी है। वैसे सारे बैंक कंपोनेंट्स में पिछले 5-10 मिनट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, थोड़ा HDFC बैंक पे शार्पर सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख रहा है इस समय। सुमित जी जरा देखें HDFC बैंक के चार्ट को, शार्प मूव आई है और पूरे बैंक निफ्टी को भी ड्रैग कर रहा है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, सडन मोमेंटम देखने को मिला है और ऐसा ही हो रहा है लास्ट 1-2 दिनों में। मार्केट फुल टाइम स्टेबल रहता है 2-2, 3-3 घंटे और फिर सडन एक मूव आता है, फिर वापस से रुक जाता है। तो HDFC बैंक के अंदर जो अभी नीचे में इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1640 1630 के पास है। ये लेवल टूटेंगे तो ही करेक्शन बढ़ेगा, नहीं तो फिर ये यहीं कहीं पे पॉज लेके वापस से रिबाउंड दिखाएगा। तो फ्रेश बिग वाली मत कीजिए, एक बार वेट एंड वॉच कीजिए। 1630 या 1640 का लेवल टूटता है उसके बाद इसमें सेलिंग बनेगा। ऊपर के अंदर 1660 1665 ये लेवल टूटने पे तेजी बनेगी। तो अभी इसको वेट एंड वॉच करना है, कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है।
तो खैर वेट एंड वॉच में ही आ जाइए, कोई भी फ्रेश ट्रेड मत लीजिए। निफ्टी पर भी आपको थोड़ा प्रेशर इस समय आते हुए दिख रहा है, और निफ्टी पर भी वीकनेस ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक का तो एक रोल है ही, बट आईटी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। इन्फी टीसीएस दोनों दबाव पर हैं, एचयूएल पर आपको प्रेशर इस समय बनते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑफकोर्स गिरावट है, एसबीआई आईसीआईसीआई भी वीक दिख रहे हैं, और आईटीसी भी आज थोड़ा कमजोर है। बट डॉक्टर रेड्डीज आपके लिए टॉप लूजर है इस समय बाजार का, करीब 2% का कट आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक बार बंसल जी से डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट पर भी राय लेते हैं। बंसल जी, अनलाइक अदर स्टॉक्स डॉक्टर रेड्डीज थ्रू द डे कमजोरी रहा है, और अभी भी देखें तो कमजोरी ट्रेड कर रहा है। 2% का कट, जरा बताएं सर इसके लिए लेवल्स क्या बनते हैं? दीपांशु बिल्कुल वीक ट्रेड कर रहा है आज के सत्र में, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर दीपांशु इसका ठीक है। जिसने ट्रेडिंग के लिए लिया है उसका तो एक इंपॉर्टेंट लेवल 5688 का ट्रिगर हो चुका है। जिसने ट्रेडिंग के नज़र से लिया है उसको तो दीपांशु वहाँ से निकल जाना चाहिए, और ट्रेडिंग के नज़रिए से नई तेजी की शुरुआत 5805 के ऊपर होगी, तो लॉन्ग में से निकलने की राय है। 5805 के ऊपर फ्रेश तेजी की राय है, और लेवल्स दीपांशु थोड़ी देर पहले ही टूटे हैं, तो लॉन्ग में से निकल जाएं जिनके पास डॉक्टर रेड्डीज है, जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिए। ये इंपॉर्टेंट एडवाइस है, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो फिर निकल जाइए इसमें से, क्योंकि परेशानी इस पर बन रही है। बट दूसरी तरफ टॉप गेनर जो आज का है उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं, और वो है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। बढ़िया गेन इस काउंटर में आपको इस समय दिख रही है। एक बार हीरो मोटोकॉर्प पर भी राय ले ली जाए कुणाल जी के साथ। कुणाल जी, आज तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया हीरो मोटोकॉर्प में, और पिछले कुछ समय से ऑटोज का आउट परफॉर्मर भी है, अच्छी रैली में रहा है। 5% की मूव के बाद क्या करना है सर इसमें? होल्ड करना है दीपांशु। चार्ट बहुत दमदार है, जैसा आपने कहा, हायर बॉटम्स बनते हुए दिख रहे हैं। एक ब्रेकआउट हुआ है 4200 के ऊपर, और काफी बड़ी तेजी स्टॉक में बन चुकी है। मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिन्होंने खरीदा हुआ है पहले का, बिल्कुल होल्ड करके चलें। अब एक संशोधित स्टॉप लॉस रखना चाहिए लगभग 4290 के आसपास। 4290 के स्टॉप लॉस से फिलहाल लॉन्ग पोजिशन को होल्ड करने की राय। तो यह है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, इस पर भी रखनी है नजर है हमारी आईटी पर। जैसे मैं कह रहा था, थोड़े सुस्ती बने हुए हैं। इन्फी टीसीएस दोनों के नतीजे आज आने वाले हैं एक साथ ही, और नतीजों के सीजन की किक ऑफ भी कर ही रहे हैं ये। तो आइए दोनों के नतीजों के बारे में बात करते हैं। पहले इन्फोसिस यहाँ पर कर लेते हैं फोकस, थोड़ा कट इसमें ज़्यादा है। टीसीएस फिर भी रिलेटिवली होल्ड आउट कर रहा है। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, बताइए पहले इन्फोसिस के नंबर्स कैसे रहेंगे? बिल्कुल दीप, तो प्राइस वाइज ये चीज़ एक्चुअली रिफ्लेक्ट भी कर सकती है नतीजों पर भी, क्योंकि यहाँ पर इन्फी के रिलेटिवली थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू टीसीएस। बट पहले इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। नंबर्स में सबसे पहले डॉलर आए करीबन 2% गिरकर 462.7। ये कंपनी अपना जो है डॉलर रेवेन्यू घोषित कर सकती है। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में जो आए है वहाँ पर करीबन 1.5% की ग्रोथ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। जहाँ तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 6% की गिरावट के साथ 7,780 करोड़ पर कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, और इस वजह से ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं 21.2% पिछली तिमाही में थी, इस बारी 20.2% एक्सपेक्टेड है। मुनाफे के लिहाज से ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाला है ये क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 6,220 करोड़ ये हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर जिस तरह से मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव आ सकता है वेज ग्रोथ की वजह से, और साथ ही यहाँ पर जो गाइडेंस ये देते हैं वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि FY24 के लिए जो इन्होंने पिछले तिमाही में 1 से 2.5% के आसपास की जो कॉन्स्टेंट करेंसी आय ग्रोथ गाइडेंस दी थी, और साथ ही 20 से 22% की एबिट मार्जिन गाइडेंस जो इन्होंने दी थी, वो ये बरकरार रखने वाले हैं। बट ऑफ कोर्स कमेंट्री के लिहाज से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि फरवरी में ही मैक्सिमम आईटी कंपनियां, आईटी क्लाइंट्स जो है अपने बजट सेट करते हैं, तो उसको लेकर ये जितनी भी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां क्या कहती हैं इस साल के लिए, ये सबसे अहम रहेगा इस बारी की जितनी भी आईटी कंपनियां उनकी कमेंट्री में। ये है आपके लिए इन्फोसिस यहाँ पर रखनी नज़र। सॉफ्ट रहने वाले नंबर से ये तो आपके लिए क्लियर एक्सपेक्टेशन हो ही गई है। कुशल, टीसीएस के भी नंबर्स के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? टीसीएस इस तिमाही में एक सरप्राइज़ निकल कर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस बन रही है स्टेबल क्वार्टर रह सकता है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि आमतौर पर जो तीसरी तिमाही रहती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है तमाम आईटी कंपनियों के लिए। बट इस बारी एक्सपेक्टेशंस डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में तो ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकती है पिछले क्वार्टर के मुकाबले 720 करोड़ पर। साथ ही कामकाजी मुनाफा करीबन 1.25% ग्रो कर 14,660 करोड़ पर एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन भी 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 24.3%
24% के मुकाबले 24.5% के मार्जिन इस बारी कंपनी की एक्सपेक्टेशंस है। मुनाफे के लिहाज से 2.3% ग्रो कर लगभग 11,600 करोड़ पर कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी घोषित कर सकती है। बट लार्जली जिस तरह से BFSI सेक्टर पर जो पिछले साल पूरा दबाव बना हुआ था और साथ ही डिमांड की जो स्थिति है खासकर यूरोप, US और UK में, उसको लेकर कंपनी क्या कहती है आपको ये देखना है, क्योंकि यही ये कमेंट्री जो है एक ट्रेंड सेट कर सकती है तमाम IT कंपनियों के लिए। ये है आपके लिए TCS के नतीजों का अनुमान, और आज ये नंबर्स के लिहाज से एक्शन भरपूर बनने की तैयारी में है ही। आइए एक बार जरा जैन साहब से राय ली जाए। बिल्कुल सर। छोटे छोटे तो जैन साहब आराम से बता ही देंगे, कोई टेंशन ही नहीं। बड़े बड़े भी वैसे तो बाएं हाथ का काम है। जैन साहब बताएं सर, TCS इन्फोसिस नतीजों की सीजन की शुरुआत हो रही, कैसे देख रहे हैं आप IT कंपनियों के नतीजों को, और पहले बाद में क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि IT स्टॉक्स विल डू वेल, और जिस तरीके से नैस्डैक लाइफ टाइम हाइस पे आउट परफॉर्मर है, और प्लस आगे हम देख रहे हैं कि ठीक है ये पास्ट की चीजें और मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहता है और आगे की चीजें देखता है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड, और इसीलिए इन्फोसिस हो या TCS हो थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और इन्फोसिस और इन सब में देखिए मार्जिन के ऊपर तो बिल्कुल नजरें बनी रहेगी। दूसरा हमारे को एट्रिशन लेवल्स देखना है, बाकी डील पाइपलाइंस देखनी है, और संभव मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस और ये दोनों अगर कहीं भी रिजल्ट्स की वजह से करेक्ट होते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द स्टॉक्स, क्योंकि ऐसे मार्केट्स में हमें सस्ते वैल्यूएशंस में ऐसे क्वालिटी स्टॉक मिलते हैं, तो दैट विल एन अपॉर्चुनिटी। और मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट्स कैसे भी आए, कहीं ना कहीं इन्फोसिस में काफी हद तक डिस्काउंटेड हो चुके हैं जितनी भी खराब चीजें होनी है, और TCS में भी ऐसा ही लगता है कि म्यूटेड परफॉर्मेंस आएगा। सो ओवरऑल हल्का परफॉर्मेंस क्योंकि हमने US मार्केट्स में देखा, बट अब आगे आने वाले दिनों में जैसे US इकोनॉमी में चाल आ रही है, जो आगे दिख रही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रेट कट होने वाली है वहां पे, उन सब की वजह से ये स्टॉक्स वापस से अच्छा करेंगे, और थोड़ा हिस्टोरिकली भी ये क्वार्टर वैसा ही रहता है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा मार्केट कोई रिएक्ट करेगा। बाकी गाइडेंस अगर कोई अलग तरीके की आ जाए तो बात अलग है, बट आई फील इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब बोथ द स्टॉक्स वंस ये नीचे आए, क्योंकि आई एम वेरी बुलिश ऑन द IT स्टॉक्स। तो जैन साहब तो पॉजिटिव हैं IT स्टॉक्स पर, हमें रखनी है नजर कैसी इनकी परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिखेगी। आइए वागले साहब हैं तैयार एक कॉल के साथ, बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये स्टॉक मार्केट में गेम चेंजर बना सकता है या हो सकता है। रिलायंस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट एक्चुअली कल आया था, आज वो फॉलोअप मूव आया है। 2715-18 के आसपास का करंट भाव है। आप 2690 लगभग एक 25 रुपए की रिस्क लेके यहाँ पर बाय करिए। मेरा मानना है ये जो मोमेंटम से निकला है, ये कम से कम पोजिशनल व्यू है 2 से 3 दिन का, 2800 से 2820 मेरा 80 से 100 रुपए का टारगेट का अपसाइड टारगेट का व्यू है, और इसके लिए मैं लगभग एक 25 रुपए की रिस्क लूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय आते हुए नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, इस पर आपको रखनी है नज़र। इस बीच HDFC AMC के नतीजे आ रहे हैं आपके सामने, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट आवर्स में नंबर्स आने चाहिए और वो आपके लिए आ चुके हैं। पहला कट आपके सामने आया है, मुनाफा 370 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 490 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है। हमने अनुमान लगाए थे यहाँ पर मुनाफे का करीब 468 करोड़ का, 468 करोड़ के मुनाफे का हमने अनुमान लगाया था। अनुमान से बेहतर आया है, करीब 20-22 करोड़ से अनुमान को इसने बीट किया है। रेवेन्यू हम 680 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान लगा रहे हैं। देखिए किस तरह का आंकड़ा आता है, 560 करोड़ से बढ़कर 680 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, ये हमने अनुमान लगाया था। आय यहाँ पर 671 करोड़ की आई है, ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आपको आय आती दिख रही है। तो थोड़ा ऑपरेशनली इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस करी है, मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ इन्हें आती हुई दिख रही है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में हम करीब 22% की बढ़त की उम्मीद लगा रहे हैं। थोड़ा अन्य आय का भी कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। चलिए जैसे जैसे नंबर्स आते हैं मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा। एक बार कुणाल जी के पास चलते हैं और चार्ट चेक जरूर ले लेते हैं। कुणाल जी, ऑन फर्स्ट कट नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं सर, चार्ट्स क्या कहती हैं HDFC AMC की? देखिए सॉलिड चार्ट है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। तुरंत खरीदारी की मेरी राय नहीं है, लेकिन जिन्होंने पहले खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करके चले। अब एक स्टॉप लॉस रखना है आपको 3370 पर, 3370 पर अगर ट्रेडिंग पोजीशन है
तो 3370 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे और बहुत मुमकिन है कि स्टॉक 3600 तक भी एक आपको मूव आता हुआ इसमें दिखाई पड़े। स्टॉक धीरे धीरे करके लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो बिल्कुल बने रहने की राय है। 3370 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। ओके तो ये है आपके लिए HDFC AMC 3370 का आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। फर्स्ट कट नंबर्स थोड़े अच्छे ही दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 413 करोड़ से बढ़कर 511 करोड़ का आया है। एग्जैक्टली एज पर एस्टिमेट्स, हमारे भी अनुमान एग्जैक्टली 511 करोड़ का था। कामकाजी मुनाफा इनका 511 करोड़ का आया। मार्जिन 76.2% के आए हैं, हमारा अनुमान 75.1% का था। तो अगेन अनुमान से बेहतर ही आया, तो लगभग अनुमान मुताबिक अनुमान से बेहतर ही आपको ये नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए HDFC AMC के नतीजे और इसलिए स्टॉक पर भी ज़्यादा एक्शन आप इस पर आते हुए दिख रहा है। तो चलिए नज़र है हमारी HDFC AMC, अच्छी परफॉर्मेंस इसकी आ रही है। अच्छी परफॉर्मेंस ऑटो स्टॉक्स की बनी हुई है। अभी हमने हीरो मोटो की बात करी, बजाज ऑटो भी अच्छे फॉर्म में दिख रहा है। 7300 के लेवल्स के आसपास बजाज ऑटो भी आने की इस समय कोशिश कर रहा है। मेहुल जी एक बार बजाज ऑटो का भी चार्ट देखें सर, आज वैसे टू व्हीलर्स के लिए अच्छा दिन बना हुआ है। जो देखिए ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। TVS की बात करें, हीरो मोटो की बात करें, सभी स्टॉक्स अपसाइड पर है। बजाज ऑटो भी उसी तरह ऊपर जा रहा है। देखिए अनचार्टेड टेरिटरी में है, यहाँ पर 7500 तक की जगह है। मैं ये नहीं कहूंगा फ्रेश बाइंग करनी चाहिए बिकॉज स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, बट यहाँ पर होल्ड कीजिए बिकॉज कोई भी तरह की वीकनेस इसमें दिखाई नहीं दे रही। 7500 तक के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दीपांशु एक अपडेट है, मंडे को हमने पोजिशनल तौर पे ईज माई ट्रिप दिया था 43 रुपीज के आसपास, तकरीबन 50 रुपए का टारगेट था। आज ये काउंटर 18% ऊपर है, तो 52 रुपीज का ट्रेड भाव चल रहा है। तो काफी अच्छे रिटर्न इसमें है। शॉर्ट टर्म जो भी ट्रेडर्स है वो एक बार के लिए बुक कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी इसमें 60 रुपए 64 तक की अपसाइड बची हुई है, ऐसा लग रहा है। ओके तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मुनाफा जरूर बुक कर लीजिए, टारगेट्स आ गए हैं। नहीं तो अब 60 के ऊपर के भी लेवल्स यहाँ पर निकल कर आएंगे, तो स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। बट ये है आपके लिए इजी ट्रिप पर व्यू एंड ऑफ कोर्स जो एक्शन बजाज ऑटो में इस समय बन रहा है। हिमांशु जी तैयार अपनी अगली कॉल के लिए? हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप एक और कैश सेगमेंट का स्टॉक है जिसमें एक मच अवेटेड ब्रेकआउट है। ग्रॉसली स्टॉक 2-3 साल से बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स, जिसमें एक बहुत लंबे समय के बाद एक ब्रेकआउट आया है। आज 490-492 रुपए पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। कोई छोटा मोटा डिप मिलता है 485 रुपए तक, पोजीशन को ऐड करें। 475 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा ऐसा मानना है कि 525-530 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है। अवंती फीड्स में खरीदारी करें। और दीप ना केवल ये शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये 520-25 के टारगेट के लिए तैयार है, बल्कि ऐसा लगता है कि पोजिशनली भी ये स्टॉक अगर आप इसको रखना चाहें तो एक अच्छी मूव के लिए तैयार है। तो इस स्टॉक और इस स्पेस में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके ये है आपके लिए राय हिमांशु जी की। आइए बढ़ते आगे, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर क्या है इरादा आज की पहली पिक? गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है वो एक ऑटो स्टॉक ही है। ऑटो सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है। सर सेठी साहब बोलिए अनिल जी। पैनल पे जैन साहब हैं और वागले साहब, हिमांशु जी, सुमित जी, मेहुल जी, ये तो मुझे दिखे और कोई बच तो नहीं गया, जरा एक बार दिखाओ। और एक मैं भी हूँ थोड़ा मतलब आपने देख लिया सर सबको टीवी पे? हाँ अभी स्क्रीन पे कुणाल जी और राकेश जी भी जी। हाँ ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम सब लोग आपका। क्यों अनिल जी? आपने कहा गुड आफ्टरनून दीपांशु, इसके बाद इनको लग रहा हमारा भी नंबर आएगा, हमें भी कोई तो गुड आफ्टरनून करेगा। जब से दोपहर हुई इनको किसी किया नहीं अभी तक। नहीं, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, टू ऑल द पैनलिस्ट्स। अब ठीक है, नहीं तो दीपांशु एक तो प्रिविलेज फील कर रहा था अपने आप, बोले कि अच्छा सेठी साहब से मुझे गुड आफ्टरनून करते हैं, और इन सबके चेहरे लटक गए थे एकदम। कुणाल जी इतने उदास हुए कि नहीं हुए बताइए आप? अनिल जी इससे ज्यादा उदास मैं इस बात पर हुआ अनिल जी, आपने सबका नाम लिया, हमें आप भूल गए अनिल जी, आप देख नहीं पाए, हम भी बैठे हुए अनिल जी। नहीं आपका तो इम्प्लाइड ही था इससे ज्यादा उदासी हुई। जी गुड आफ्टरनून
सेठी साहब सबकी तरफ से बताएं सर, अब पहली पिक। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, ऑल द पैनलिस्ट, सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, अच्छा, अरे फिर गड़बड़ कर दी आपने। सॉरी, फिर गड़बड़ कर दी। कैसे? हमको एक ही बात किया, दीप को 2 बार। मान गए बख्श दो। जी सर। अनिल जी, एक तो 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के, बट अनिल जी एक अपडेट भी देना था। सुबह जो मैंने 4-5 स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स दिए थे इन टोटल, उसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और कई के टारगेट्स अचीव हो गए। जैसे हीरो मोटोकॉर्प, वो तो 5% ऊपर है। फिर रिलायंस बहुत अच्छा कर रहा है, कोफोर्ज अच्छा कर रहा है, इरकॉन है। तो ये सब स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी हुई है जो आज सुबह बिफोर मार्केट ओपनिंग रिकमेंड किए हुए। और अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, एक पसंदीदा ऑटो स्टॉक है, ऑटो कंपोनेंट स्टॉक। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। स्टॉक का नाम है CIE ऑटोमोटिव, CIE इंडिया, जो 490 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 520 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 480 रुपए का। ये स्पेन की CIE ऑटोमोटिव की पेरेंटेज वाली एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। इसके 31 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें 8 अक्रॉस यूरोप है और 1 मेक्सिको में भी है, बाकी इंडिया में है। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो, फिर बाकी भी कई सारे कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर जैसे अशोक लेलैंड है, मित्सुबिशी, ह्युंडई, सबको कैटर करती है। और आज हम देख रहे हैं गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट चालू है और वहां पे कई सारे ऑटो कंपनीज ने अपने प्लान्स बताया। सुजुकी ने भी एक नया प्लांट सेटअप करने की, मैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करी है। टेस्ला की भी अटकलें हैं अगर वैसा कुछ होता है, और चूंकि ये कंपनी अपने मेक्सिको के प्लांट से टेस्ला को भी कैटर करती है, तो इसके लिए डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और इसने हाल ही में ईवी सेगमेंट में भी कई सारे ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट करे हैं या ऑर्डर्स इनको मिले भी हैं। और बहुत ही जबरदस्त इसके सितंबर क्वार्टर थे। 375 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो 171 करोड़ का पैट था पिछले साल। वन ऑफ द बेस्ट सितंबर क्वार्टर्स था। सितंबर में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स थे इनके। बाकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, मार्जिन है 20% से ऊपर, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। एक लो डेट कंपनी है और FIS DIS भी अच्छी खासी स्टेक रखते हैं, जैसे 22% स्टेक ओन करते हैं। इन्वेस्को है, निपॉन है, एक्सिस है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 520, स्टॉप लॉस ऑफ 480। ओके, तो ये है आपके लिए CIE ऑटोमोटिव, 520 के टारगेट लिए खरीदारी करें। सिटी साहब दूसरा स्टॉक बताएं। दूसरा स्टॉक भी दीपांशु मेरा एक पसंदीदा इंफ्रा स्टॉक है। कई बार मैंने निचले लेवल्स पर रिकमेंड किया हुआ है, आज वापस रडार पे आया है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, VPRPL, जो अभी 216 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 230 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 210 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की राजस्थान बेस्ड कंपनी है, जो कि मेनली वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स करती है, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और रेलवेज, रोड्स के सेक्टर को भी अब कैटर करती है। और बहुत ही दमदार ऑर्डर बुक है, 4200 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, और हाल ही में इनको उत्तराखंड गवर्नमेंट से 900 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला। फिर पिछले महीने इनको मध्य प्रदेश जल निगम से भी एक बड़ा 634 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। कंपनी में पिछले 2-3 सालों में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है। FY19 में जहां सिर्फ 12 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया था इस कंपनी ने, FY23 में वो बढ़ के 91 करोड़ 91 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। और सितंबर तिमाही भी देखेंगे तो जबरदस्ती 21 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 17 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 38%, बहुत अच्छे मार्जिन पे काम करती है, 13-14% के मार्जिन है। और FIS DIS भी अराउंड 9.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, क्वांट है, कोटक है, मैक्स लाइफ है। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एग्रेसिव है, और रेगुलर इंटरवल पे इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और मुझे लगता है इन द रन अप टू द बजट भी इस तरह के स्टॉक्स में पोजीशन रखनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा ये स्टॉक, तो खरीदारी करने की सलाह है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया फॉर अ टारगेट ऑफ 230, स्टॉप लॉस ऑफ 210। तो ये है आपके लिए VPRPL 230 का टारगेट, CIE ऑटोमोटिव 520 का टारगेट। यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। अनिल जी भी तैयार हैं, लेते हैं उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर ग्लोबल पिक्चर तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। कल की अच्छी रैली के बाद आज डाउ फ्यूचर्स मजबूत हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स और भी मजबूत हैं। ऑलरेडी 4 दिनों से नैस्डैक में रैली है, आज 5वें दिन आप नैस्डैक फ्यूचर्स का अच्छे संकेत आते हुए देख रहे हैं। आज शाम को ऑफकोर्स इनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा जिस पर सबकी नजर है। एशिया बेहद मजबूत था सर, एक कोरिया छोड़ दीजिए, बाकी सारे एशिया के बाजारों में तेजी थी। 34 साल की नई ऊंचाई पर जापान है और 35,000 के ऊपर। वाह वाह। मई 1990 के बाद आज 35,000 के ऊपर आपको निक्के बंद होते हुए दिखा है। वाह, टाइम गैप देख लीजिए। जापान से हमारे रिश्ते बहुत मधुर है। हाँ। अच्छा, जापान के लोग भी बहुत अच्छे हैं और जापान के बाजार भी अच्छे हैं। जापान एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में चल रहा है, हमें बहुत ही सस्ते 0% ब्याज पर पैसा देता है और हमारे साथ बड़ा दोस्ताना व्यवहार रखता है। जापान के 35,000 के निक्के को इतने सालों, कितने साल बाद? 34 साल। 34 साल के बाद 34,000 35,000 की ऊपर जो बंद हुआ है। जापान वाले लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। एब्सोल्युटली। हाँ, बाकी आसपास वालों को देखें तो उसके साथ जापान वाले हमारे तो बहुत लाख गुना अरे बहुत बढ़िया, लाख गुना अच्छे। तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। 100% बढ़िया बात है। लेकिन खुशी की बात तो हमारे यहाँ भी है। बिल्कुल। और खुशी की बात ये नहीं कि बाजार मजबूत है, खुशी की बात ये कि मार्केट ऐसा है ना कि जो आपको वो क्या कहते हैं कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनुहार कर करके, आओ भगत करके, किसी आप जाए ना पकड़ पकड़, नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, ये तो खाना ही पड़ेगा सर, प्लीज थोड़ा तो लीजिए। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी चलेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। ये रोज मार्केट आपको बोल रहा है, बिल्कुल कर रहा है, रोज बोल रहा है, रोज मौका देता है। अभी अभी 2100 पे दे रहा था, ठीक है, हर लेवल पे, और रोज मौका देता है ऊपर बेचने का। आप आराम से दिन में कर लो। अब कोई इतना मनवार कर रहा है, फिर आप ना करो तो आपकी मर्जी, फिर आप अड़ के बैठे रहो, या तो आपको मुझे तो भूख ही नहीं, बिल्कुल खा ही नहीं सकता, इतना इतना गले तक भरा हूँ, तो इसका मतलब ठीक है आपने पहले पैसे कमा रखे, बहुत सारे नहीं करना था, अच्छी बात है, वेरी नाइस, पेट भरा नहीं खाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये अकड़ में ना ना मैं तो नहीं करूँगा, तो फिर बैठे रहो। ये हाल है मार्केट में। बिल्कुल। रोज निफ्टी बैंक निफ्टी आपको मौका दे रहा है। और मजे की बात दीपिका, हर एक अच्छे लेवल से देता है। जिस लेवल से घूमना चाहिए, जहाँ सपोर्ट लेवल है वहीं से घूमता है। 21,600 पे सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी देखो आप, 47,250 पे सपोर्ट लिया, 150 250 आज की पहली रेंज थी, ठीक है। और नीचे में हमारी रेंज थी 46,925 47,125, तो 250 से घूम गया। तो ऊपर में भी 650 का लेवल था, 650 से आपको आराम से 250 तक का करेक्शन भी दिया। तो हर एक लेवल पे मार्केट आपको मौका दे रहा है। थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करके लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। इसलिए सुबह हम बात करते हैं सब संकेत अच्छे, लेकिन आप ऊपर पार नहीं करेंगे। जब तक नया फ्रेश ब्रेकआउट पे किसी को खरीदना है, 725 पार न करे तो मत खरीदिए। 725 हुआ ही नहीं पार। सुबह का 726 का आज हाई है, वही है, और 600 के आसपास लो बना के वापस सेटल हो रहा है। सो बिल्कुल क्लियर कट है व्यू। पहले डेटा बता दूं जी, 21,600 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, इसका आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, संभावना पूरी है। 21,600 650 यही वो रेंज है जो निफ्टी बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 3.25 करोड़ शेयर दोनों स्ट्राइक प्राइस पर हैं, 21,600 पर भी 21,650 पे भी। ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं बताइए? 21,700 रुकावट है, फुल स्टॉप। 6.25 करोड़ शेयर मेरे ख्याल से हाईएस्ट एवर होगा एक स्ट्राइक प्राइस का। 6.25 करोड़ शेयर निफ्टी में खड़े हैं। 6.25 करोड़ एक्सपायरी पे। खेलो इंडिया खेलो, कौन बोलता है सट्टा नहीं होता, ये सारे हेजेस है। अच्छा एक चीज़ बताओ जी, हेजिंग आप कब और किस लिए करते हो? आपके पास पोर्टफोलियो है, आपको लगता है कि कभी कोई मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो गया तो हेजिंग, और ऊपर नीचे बहुत हो गया तो स्क्रीन पे आपके सामने होगा। अचानक से कब होता है? जब 3:30 बजे बाजार आप बंद करो और सुबह आके 9:15 बजे 9 बजे जब खोलो, और बीच में रात भर में कुछ हो गया तो अचानक है ना, अचानक तो तब होगा ना। सही बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर गुरुवार के दिन ही अचानक हेजिंग की सबको याद आ जाए? सही बात है। ये कहाँ से हो सकता है? इसका मतलब क्या है जी? हर गुरुवार के दिन ही हेजिंग कैसे, और वो भी इंट्राडे हो रही है, रात की नहीं हो रही। रात की नहीं हो रही। आज सर पोजीशन खत्म। करेक्ट। खेलो इंडिया खेलो, चल रहा है। सिंपल है, सस्ते ऑप्शन खरीदने, सस्ते ऑप्शन बेचने, सबको चस्का लगा है, एंजॉय, हैव फन, वैसा हाल है। नहीं तो कौन सी हेजिंग, ये हेजिंग इतनी होती है क्या? नहीं, क्या की हेजिंग? 6.25 करोड़ सर एक पोजीशन पर एक्सपायरी के दिन, मतलब और क्या। बढ़िया होने दो, ठीक है। तो मशीन के ज़माने में ये बड़ा फायदा है। तो न 21,600 के नीचे बंद होना चाहिए और न 21,700 के ऊपर। ये आपके लिए निफ्टी के लेवल है, लगभग बीचों बीच में टाइम पास करके आप हो जाएंगे बंद। 21,725 के पार निकले 3 बजे के पहले तो अच्छी तेजी बनेगी, 50 पॉइंट और ऊपर। 21,600 के नीचे 3 बजे के पहले फिसले तो 21,550 तक आ सकते हैं। दोनों की चांसेस हैं कम। डन। बैंक निफ्टी 47,400 यहाँ पर आप ट्रेड करें।
47,500 पर 25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है और 47,500 पर ही 28 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। दोनों में ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, थोड़ा 47,500 के नीचे ट्रेड करा है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है दीप, 47,150 47,250 आए तो वहाँ खरीद लीजिए, 47,650 47,725 आए तो वहाँ पर बेच दीजिए, बाकी 500 के आसपास कुछ मत करिए। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन इस समय बाजार पर और अनिल जी की डेटा रीडिंग भी। कुछ स्टॉक्स में बढ़िया रिकवरी आ रही है। पीएसयू बैंक्स पर रखिए नज़र, पिछले 5 मिनट में यहाँ पर अच्छा एक्शन बना है और अच्छा एक्शन कुछ और ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्पेस में बना है। एमजीएल सुबह हमने वागले साहब से बात करी थी, एक्शन में है 5% ऊपर। आईजीएल ये भी अच्छे एक्शन में दिख रहा है, 1.5% ऊपर यहाँ पर भी कारोबार इस समय हो रहा है। हिमांशु जी एक बार आईजीएल पर राय ली जाए। हिमांशु जी अभी आईजीएल में अच्छी मूव आई है, एमजीएल तो खैर सुबह से एक्टिव दिख रहा है, आईजीएल में क्या करना चाहिए सर? दीप, एक शार्प करेक्शन के बाद इस स्टॉक में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। हम पास में भी बात करते आए हैं गैस स्टॉक्स पर, काफी बार हमने चैनल पर रिकमेंड किया है सभी पैनलिस्ट ने, चाहे वो एमजीएल हो चाहे वो गुजरात गैस हो। आईजीएल में एक शार्प करेक्शन मुझे लगता है पूरी होती हुई नजर आई है। आज की रिकवरी मेरा मानना है कि एक पॉजिटिव है और 419 418 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पर भी आईजीएल में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में इमीडिएट हर्डल 430 432 रुपए का है, जो कि मुझे लगता है कि क्रॉस होता हुआ नजर आएगा और पोजिशनली ये स्टॉक अब की बार 450 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। लेवल को टेस्ट करने को तैयार हो रहा है आईजीएल, इस पर भी आप रखिएगा नजर। एक स्टॉक जो कैश मार्केट से बढ़िया एक्शन में दिख रहा है और वो है तानला प्लेटफॉर्म्स। हमारे भी रेडार पर रहा है, कई बार इसकी हमारी बात भी हुई है। एक बड़ा करार किया है जिसकी वजह से बड़ा फायदा भी उन्हें हो रहा है। ये जरा समझते हैं रीसेंट अपडेट्स क्या है इस कंपनी को लेकर। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए क्या चल रहा है तानला प्लेटफॉर्म्स में? देखिए बिल्कुल, कल कंपनी की तरफ से सर्कुलर आता हुआ दिखा कि उन्होंने कल वाइसली एटीपी का पहला जो कमर्शियल एग्रीमेंट है वो कर दिया है। अब ये वाइसली एटीपी जो जिसका पहला कमर्शियल एग्रीमेंट इन्होंने एक लीडिंग बैंक के साथ कर दिया है, ये सबसे पहले एक्चुअली है क्या? अगर आप देखें फरवरी 2023, लगभग 1 साल पहले कंपनी ने ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसमें जो एसएमएस के जो जरिए फ्रॉड होते हैं उस फ्रॉड को रोकने के लिए ये प्लेटफॉर्म वो लॉन्च करते हुए दिखे थे। इसका क्वांटम जब उन्होंने प्रेस रिलीज में पिछली बार ये बताया था कि लगभग हमारे देश में 15,000 करोड़ का सिर्फ एसएमएस के जरिए फ्रॉड किया जाता है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये एंड टू एंड प्लेटफॉर्म को रोकने में और जो अगर प्लेटफॉर्म में जो अगर आप देखें फ्रॉड को जो रोकने में और जो फ्रॉड करने की कोशिश करें एलिमिनेट, अगर आप देखें लगातार हर एक अर्निंग्स कॉल में अगर फरवरी 2023 के बाद से लगातार ये कहती जा रही थी कि वो जल्द ही इसका कमर्शियलाइजेशन कर सकती है और 1 साल के बाद ये कमर्शियलाइजेशन अब पहली बार होता हुआ दिखा है। तो ये एक तो कंपनी के लिए सबसे बड़ी खबर हो जाती है। उसी के साथ साथ जब भी कंपनी अगर आप पास रिकॉर्ड देखें तो जब भी कंपनी ने अगर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसके बाद जब पहला इनको कमर्शियल एग्रीमेंट होता हुआ दिखा है उसके बाद से देखा यह जाता है कि लगातार फिर नए जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी इनके पास आते हुए जाते हैं। और इसका अगर आप क्वांटम की बात करें तो क्वांटम जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी अगर आप देखें 15,000 करोड़ का तो क्वांटम है ही सही और कंपनी लगातार अपने बोर्ड में नए आप देखें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं जो अगर ट्राई के जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं 5 साल के उनको भी यहाँ पर लाते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल ये जो प्लेटफॉर्म जो 1 साल से वो कमर्शियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे वो कमर्शियल हो गया, लीडिंग बैंक के साथ ये कमर्शियल होता हुआ दिखा है और कंपनी ने कहा भी है कि ये 2024 के लिए एक अच्छी स्टार्ट इनके लिए होती हुई दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं सर। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। 2 चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही है टानला में। टानला एक्चुअली हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है मेरे ख्याल से। टानला अरमान हमने कब रिकमेंड किया था सर? ये दो या नवरात्रि 1950 पे आसपास। हाँ, नवरात्रि पिक में हमने रिकमेंड किया था। इसमें 2 चीज़ें अच्छी हो रही है। एक चीज़ तो ये जो एंटी फिशिंग वाली जो ये प्रोडक्ट की जो बात करते हैं वो प्रोडक्ट अब उतरने को तैयार है और इसका जो इन्होंने शायद कुछ लॉन्च किया है और उसका इम्पैक्ट ये जो आ रहा है एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर, एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, और ये बड़ा काम का क्योंकि आजकल ये सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है लोगों को, है ना, बड़ा भारी ये दिक्कत है। तो शुरू हो रहा है। दूसरा, रिसेंटली पिछले 15-20 दिन से हम इसको ट्रैक कर भी रहे थे। लगातार ये है ना कुछ नए आदमी अलग अलग फील्ड से उठा के और मतलब है ना सेकंड लेयर पे एकदम बोर्ड के नीचे वाली जो लेयर होती है ना वहाँ पे हर एक अलग मैनेजमेंट में किस को लिया है 3-4 इसमें 2 तो ट्राई के पूर्व चेयरमैन है, एक प्रिंसिपल एडवाइजर रह चुके हैं
उनको पहले मई 2020 में उनको अपॉइंट कर दिया, फिर अभी कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्राई के हैं उनको अपॉइंट कर लिया। फिर एक लिंक्डइन पे ये जॉब की वैकेंसीज का डालते हैं। हाँ। तो उसमें मैंने देखा कि तुम बार बार लिंक्डइन पे क्या करने जाते हो? सर ये सर सारी कंपनीज का जो जॉब हायरिंग कर रही है उसमें देखने में समझ पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है। पे नजर रखते हो ना? सर उसमें सारे IITM और IIMs को नए जो ज्वाइनिंग है वहां पर ज्वाइन करते हुए दिखे हैं सर इसमें। ये गजब है, ये मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। मतलब हायरिंग स्प्री पे है और दूसरा ये कि काम जबरदस्त चल रहा है। और अच्छा, पूरी दुनिया में SMS फिशिंग के सबसे ज़्यादा मामले अपने यही है। और अच्छा, अपनी क्या अभी तक वो डिजिटल को लेके अभी तक वो अवेयरनेस नहीं है। तो क्या है, बड़े बुजुर्ग कम पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं। यस सर। दो तरह से फंसते हैं, या तो आज लाइट कट जाएगी, बिल भरो जल्दी से, है ना, या आज आपकी वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है, आज के आज ही आपको पैसा लेने का आपके पिताजी दादाजी छोड़ के गए। अभी एक मेरे को भी आया था फ़ोन अभी 5-7 दिन पहले, बोले कि वो आपका एक पार्सल आया हुआ है। हाँ, ये नया स्कैम है। ये नया वाला है, पार्सल आया हुआ है। तो बोले कि वो पार्सल आया है, तो मैंने कहा तो दे दो, हम लेने के लिए मना करते ही नहीं। तो बोले कि नहीं सर, वो है ना, वो डिलीवरी बॉय इधर उधर घूम रहा है आपके घर के आसपास, तो उसको मिल नहीं रहा, तो आप उसको फ़ोन कर लो। मैंने कहा मेरे घर के आसपास घूम रहा है, तो कहाँ घूम रहा है बताओ, एड्रेस तो बताओ, कहाँ घूम रहा है, कोई लोकेशन बताओ, लैंडमार्क बताओ। बोले नहीं वो मुझे पता नहीं, वो तो बाहर है। मैंने कहा तो बाहर कहाँ है, मतलब कोई एरिया तो पता होगा। तो बोले, मैंने कहा देखो मेरा घर तो न्यू बॉम्बे में, वहाँ ही घूम रहा है ना आसपास कहीं। बोला हाँ सर, वो मानखुर्द के आसपास। मैं समझ गया पट्टे तू मुझे बना रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देख बेटा ऐसा है, तूने गलत जगह फोन है। और फिर हमने तुरंत प्रभाव से उसका रिपोर्ट कर दिया साइबर पुलिस में कि ये नंबर पे आप ट्रैक कर लो कि ये गड़बड़ कर रहा है। वो क्या, वो आप फ़ोन करोगे नंबर लेके, फिर वो कुछ आपको कोड वोड डायल करने के लिए बोलते हैं कि ये कोड डायल करो, और जैसे वो आप डायल करेंगे तो क्या उसमें कुछ चक्कर है, उसमें कॉल फॉरवर्डिंग में चले जाता है, और फिर आपके जो फ़ोन वोन आ रहे हैं कुछ आ रहे हैं, तो उसमें है ना फिर वो कुछ OTP वगैरह जनरेट करते हैं, SMS उधर चले, हाँ आपके SMS उधर जाने लगते हैं। ये खेल है मेरा। अरे मैंने कहा भाई तुम्हारा आदमी निकला है, तुम्हारे आदमी को बोले उसके फ़ोन से फ़ोन नहीं लग रहा। मैंने कहा तुम्हें लग रहा है उसका फ़ोन, मेरे नहीं लगा। मैंने कहा ब्लॉक थोड़ी कर रखा है। मैंने कहा बेटा ऐसे बहुत देखे मैंने तुम्हारे जैसे ऐसा करके। बंसल जी का भी कुछ अनुभव है इस मामले में? जी बंसल जी। अनिल जी, दो चीजें, जब आप उनको बोलते हैं ना अनिल जी, अनुभव तो दूसरा बता रहा हूँ अनिल जी, लेटेस्ट स्कैम क्या है, जब आप उनको बोलते हैं ना बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, तो अनिल जी वो मतलब कि सारे OTT प्लेटफॉर्म को बीट कर जाते हैं जो उनकी अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू होती है। तो ये तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि बहुत देखे। अनिल जी शांति से फोन रख दें। अनिल जी लेटेस्ट क्या है अनिल जी, देखिए दीज पीपल दे अटैक ऑन द वीक पॉइंट्स। तो जैसे आपके हमारे कुणाल जी, मतलब कि हमारा है सोशल मीडिया अनिल जी, सून अनिल जी यू विल रिसीव अ कॉल कि भैया मैं ना आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट का मैनेजर हूँ और मैं को आपको गूगल मीट का अनिल जी लिंक भेजेगा। आप मेरे दोस्त हैं तो इसी तरीके से फिर इंस्टाग्राम को हैक करेगा। हाँ, ये क्या आप मेरे लिए दुआ करे हो? सून यू विल रिसीव अ कॉल। हो चुका है अनिल जी, शुरू हो चुका है अनिल जी। ऐसा कैसा हो सकता है कि आपको छोड़ेंगे? आप पे भी तो हाथ आजमाएंगे अनिल जी। नहीं मेरे तो हर रोज 2-3 फेक अकाउंट, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट हो जाते हैं, आते हैं। और मेरी टीम तो थक गई अभी। वो तो सर कितना डिलीट करवाएंगे, क्या करेंगे, कितना ट्रैक। अभी एक चीज़ है, मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल खोलेंगे, ये सब करेंगे, फिर मजे की बात पैसे मांगते हैं। हाँ, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैसेंजर पे, टेलीग्राम चैनल पे, इस इंस्टा पे कि मैं थोड़ा फंस गया हूँ, कहीं बिजी हूँ, मतलब कहीं अटक गया हूँ, 5-25 हज़ार रुपये दे दो। बोले अरे लोग प्यार करते दे। अरे भाई साहब सोचो, थोड़ा सोचो। पहली चीज़ तो ये कि मैं 5-25 हज़ार रुपये के लिए अटक जाऊँगा, ऐसा आप मानते हैं? मानना नहीं चाहिए। अगर अटक भी जाऊँ तो मानो मत प्लीज़, है ना, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर समझो अटक भी गया तो मैं कहीं फ़ोन वोन करके किसी घर वाले से, किसी दोस्त से, किसी और से कहीं से मंगवाने के बजाय मैं जाऊंगा पहले इंस्टा में, और इंस्टा में जिस आदमी को नहीं जानता हूँ उसको मैसेज करूंगा, भाई साहब भेज दो 5,000। अरे यार थोड़ा कॉमन सेंस अपने को भी रखना जरूरी है। तो नहीं तो फिर वही है कि आप कहीं कहीं दे दोगे, फिर क्या अपने, अरे कितना डीप स्ट्राइक करवाएं, कितना बंद कराएं, ये तो रोज आते हैं। जी बंसल जी आगे बताइए आप। अनिल जी देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए पहले आप ये देखें कि आपको देख के अनिल जी, सबसे पहले आपने एक सुबह आप 7 बजे एक डालते हैं, 7-7:15 बजे रिकॉर्ड करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे जाता है, ट्विटर पे जाता है, सोशल मीडिया पे जाता है। तो आपको देख के अनिल जी कई लोग मतलब कि
मोटिवेट होके बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं। अब नया स्कैम क्या अनिल जी, आपको कॉल आएगा कि भैया मैं ना इंस्टाग्राम से बोल रहा हूँ, मैं ट्विटर से बोल रहा हूँ, आपकी रील्स बहुत अच्छी होती हैं, वी विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द मतलब कि फॉलोअर्स, आपकी रीच बढ़ाने में। और बड़े तरीके से अनिल जी सोफिस्टिकेटेड, मतलब कि दीपांशु टाइप इंग्लिश में बात करेगा, फिर आपको गूगल मीट का लिंक देगा एंड रेस्ट अनिल जी देन गॉड नोस, एक बार लिंक विंक पे क्लिक हो गया तो अकाउंट अनिल जी हैक हो जाता है। तो ये फेक नहीं अनिल जी, नया स्कैम है अनिल जी। तो आप तो अनिल जी मतलब कि अनुभवी हैं, सीए और 2-3 डिग्रीज लेके बैठे हैं, बच जाएंगे। बट जो आपको देख देख के वो सेम फॉर्मेट में ट्विटर पर, इंस्टा पर और बाकी जगह डाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सावधान हो जाएं। वो ऐसा फर्जी बोलेंगे कि मैं इंस्टा से और फेसबुक से बोल रहा हूँ और आपकी रीच बढ़ा सकता हूँ, ऐसा। और अगर आपने उसमें हाँ वहाँ कर दी अनिल जी बिल्कुल, और बड़े तरीके से अनिल जी, अच्छा सोफिस्टिकेटेड तरीके से अनिल जी, आप तरीके से बात करेंगे आपसे ना एकदम, और बकायदा नंबर भी आप चेक करोगे ट्रू कॉलर्स पे तो नंबर भी ठीक आएगा। इसमें तो उन लोगों को ज्यादा बहकना चाहिए, इसमें तो उन लोगों को ज्यादा बहकना चाहिए जिनको कोई और दूसरा ज्यादा सम्मान से प्यार से बात नहीं करता। हमारे से सब ऐसे ही करते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है बंसल जी इसमें तो। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अब ये बंसल जी कह रहे थे कि बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बातचीत होगी। अनिल जी हाल में ऐसा हुआ कि मेरी अनिल जी फेक आईडी बनी फेसबुक पर। मेरे ही एक मित्र को अनिल जी संदेश भेजा उन्होंने कि मेरे नाम से कि मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें लगा मैं बात कर रहा हूँ। 5 मिनट तक उन्होंने अनिल जी चैट पर संवाद किया। बाद में मेरे मित्र को रियलाइज हुआ कि इतनी इंटरेस्टिंग बातें मैं तो कर ही नहीं सकता, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई फेक व्यक्ति है। तो अनिल जी ये इतनी इंटरेस्टिंग और अच्छे से बात करते हैं कि अनिल जी उसके जाल में लोग फंस जाते हैं। तो फिर इतने आपको जब ये पता चला कि आपके इतने इंटेलिजेंट दोस्त हैं, उनको अभी भी आपने दोस्त रखा है कि फिर मतलब ठीक है? जिसको 5 मिनट तक पता न चले। अरे जी दोस्त तो ऐसे हैं अनिल जी। जी जी अनिल जी भाग्य ही ऐसा है, कुछ दोस्त अनिल जी पैनल पर भी ऐसे ही हैं, लेकिन अनिल जी दोस्त ईश्वर देता है, उन्हें बदला नहीं जा सकता अनिल जी। ना आपके सिबलिंग्स ईश्वर देता है। हाँ, दोस्त तो आप अपने बच्चे इस मामले में ऊपर। देखो भगवान की जो गलतियां हैं वो है उनकी जगह, लेकिन हर चीज में भगवान को दोष देना ठीक नहीं है। कुछ आपका भी बनता है, कुछ अपना भी है। ओके, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि सब लोग सावधान रहें। और स्पेशली मैं पैनल पे हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं सबको बोलना भी चाहता हूँ कि आप जितने प्रसिद्ध होते हैं, पॉपुलर होते हैं, लोग जितने ज़्यादा जानते हैं, उतने आप ये सब अटैक्स में बड़े मतलब ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो हम तो कोशिश ये करते हैं कि हर हफ्ते भर में एक बार सबके पासवर्ड वगैरह बदलते रहते हैं, बार लगातार पासवर्ड बदलते हैं, कोशिश करते हैं पासवर्ड थोड़ा मुश्किल वाला रखते हैं, जो कि आसानी से क्रैक ना हो पाए। तो कल तो यूएस का वो सेबी का यूएस का जो है एसईसी वाला का हो गया, सोचो उनका भी हो गया। फिर ट्विटर को स्टेटमेंट डालना पड़ा कि हाँ, ट्विटर ने स्टेटमेंट डाला कि इनके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था, इसलिए इनका हैक हो गया। सोचो, चलिए सावधानी रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हम बिगुल मेहुल जी के लिए। BTS डबल टी। बताएं सर। अनिल जी एक और बाय का स्टॉक है कैश सेगमेंट में, ये हमने हमारे क्लाइंट को भी रेकमेंड किया है। 3345 के आसपास टिमकन इंडिया को खरीदना है। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट्स पर, और 3250 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3550 का अपसाइड टारगेट रहेगा। सो टिमकन इंडिया बाय के लिए खरीदिए पोजिशनल के तौर पर, बिकॉज टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा है, कर सकते हो। टिमकन इंडिया यहाँ पर आप रखिए नजर, एक्शन में ये भी आपको आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अच्छी तेजी इस समय बन रही है 3550 तक के लेवल्स के लिए। HDFC AMC नतीजे के बाद थोड़ा अपडेट भी आ रहा है। मार्केट शेयर में हल्की बढ़त देखिए इन्होंने, 11.25% से बढ़कर 11.2% से बढ़कर 11.3% हो गया। एसेट अंडर मैनेजमेंट का भी अपडेट आ गया, 28% बढ़ोतरी हुई। हमने 22% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था, 28% की बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई दिखी है। एक बार जैन साहब से भी राय लेते हैं। जैन साहब, अब थोड़ी डिटेल्स आ गई हैं, नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी दिखाई है, अनुमान से बेहतर आंकड़ा आया है, प्रॉफिट में बढ़िया ग्रोथ है सर। इक्विटी AM 50% बढ़े हैं, ओवरऑल AUM 28% बढ़े हैं, और मार्केट शेयर में भी हल्की बढ़ोतरी देखिए सर। HDFC AMC ने स्टॉक पर भी अच्छा स्पाइक है, 100 रुपए ऊपर है इस समय। हाँ बिल्कुल, देखिए चले भी हैं ये सारे स्टॉक्स, और इसमें बहुत बड़ा एक तो रोल है कि जिस तरीके से फिनटेक्स आए हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन जितनी भी ये
कंपनीज है रिलेटेड टू फाइनेंस, जैसे कि और मोबाइल ऐप्स है, इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट बाइंग होती है आजकल और उनके थ्रू भी बाइंग होती है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल भी बहुत मजबूत हो गया, SIPs बढ़ रही है, और जितने भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज है, मतलब आप एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज हो या MIIs हो और ये कंपनियां हो, ये सब बढ़िया करेंगी भी, कर भी रहे हैं। और वैल्यूएशंस के लिहाज से जरूर से काफी ऑलरेडी प्राइस्ड इन लगता है हर चीज, बट देन द काइंड ऑफ ग्रोथ और जो ये नंबर्स आए हैं ये बहुत बढ़िया। और HDFC AMC तो देखिए, HDFC का नाम लगते ही और जिस तरीके का क्वालिटी मैनेजमेंट है इस कंपनी का, और ओवरऑल ग्रुप तो है ही है, पेडिग्री और क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द क्वालिटी ऑफ द टीम ऑल्सो। मतलब हम, क्योंकि हम भी इस इंडस्ट्री में, हम भी चैनल चेक रखते हैं, तो देखने से लगता है कि ये गजब का है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी भी होल्ड है और आगे भी अच्छा रिजल्ट देंगे, ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। कैपिटल मार्केट की ग्रोथ तो आ ही रही है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, SIPs हर महीने बढ़ रहे हैं, तो मार्केट लीडर है तो सर्टेनली इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। सो आई फील डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ग्रोथ, प्लस कॉन्सेप्ट में ग्रोथ, प्लस इंडस्ट्री में ग्रोथ, प्लस मार्केट्स में ग्रोथ, हर चीज कहीं ना कहीं इनके लिए राइट उस पर बैठी हुई है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो स्टॉक को होल्ड करिए। खैर पूरा मार्केट इकोसिस्टम ही अच्छा कर रहा है और HDFC AMC को तो उसका फायदा भी मिलता है, नंबर्स भी वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 137 रुपए 30 पैसे, 137 रुपए 50 पैसे, 137.30, 137.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जोमेटो। जोमेटो के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड में आके कंटिन्यूस अपवर्ड मूव दिखा रहा है। पिछले 5-6 दिनों में भी स्टॉक में वन वे ऊपर का मूव देखने को मिला है और आज भी स्टॉक पॉजिटिव मूव दिखा के ट्रेड कर रहा है। जोमेटो के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे CMP पे फ्रेश खरीदारी करें। जल्दी ये स्टॉक ऊपर में 150 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है, तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे के अंदर इसका जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस बन रहा है 134 रुपया, 135 रुपया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया बैठ रहा है। 134 के स्टॉप लॉस से जोमेटो में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 142 पहला टारगेट, 145 दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में 150 रुपए का लेवल जल्दी क्रॉस करना चाहिए और ऊपर के लेवल इसमें देखने को मिलने चाहिए, तो खरीदारी करें जोमेटो। अनिल जी, आपका तो फेवरेट है ही, 150 के लेवल्स की बात कर ही रहे हैं सुमित जी, आप भी कई समय से 150 की बात कर ही रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है, अभी क्या है, सबके टारगेट में बड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी आ जाते हैं। हाँ, तो अभी टारगेट है ना, टाइम वाइज वाला लगाओ, टाइम वाइज वाला ना रखो। इसको तो ये तो टाइम वाइज है। अभी तो आपने देखा ना 100 से 125 के बीच में तो कितने फंड ने लिए, लाइन लगा लगा के, मतलब 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ ऐसे स्टेज आराम से, मतलब बिना कोई प्राइस हिले एकदम आराम से ले लो, जितना बेचना बेचो, बाहर खड़े हैं बिल्कुल। और बाहर भी एक साथ, ऐसा नहीं कोई एक दो लेके यार 25-50-100 FIs आ रही है बढ़िया। सो आई थिंक इसको कम से कम साल भर के लिए तो रखनी चाहिए, साल भर के लिए कम से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम से कम रखिए, इसको मत बेचिए जल्दी में। 150 क्या अभी जल्दी हो जाएगा, अब टारगेट फिर मैं 150 में फिर टारगेट रिवाइज करूँगा, 100% करूँगा, तो इसलिए अभी इसको होल्ड पर डाल के छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, डन, ये आपके लिए। अच्छा, बाय द वे, जो जोमेटो का एक्शन है ये तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से आशु जी भी इसमें बुलिश थे। जोमेटो, यस, आशु जी कल परसों भी बात हो रही थी, बिल्कुल, तो उनका भी तेजी की तरफ है। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ और याद आई मुझे इससे, अयोध्या, तो अयोध्या को लेकर कुछ बढ़िया अच्छी खबरें, तस्वीरें ये आती हुई दिख रही है, तो हमने सोचा कि एक बार हमारे दर्शकों को बताया जाए। ये देखो, ये मंदिर का दरवाज़ा है, ये श्री राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसका दरवाज़ा है, और 3 यहाँ पर, और ये इसमें 3 दिन में टोटल 13 दरवाजे लगेंगे। एक बार पहले आप देख लीजिए आराम से, फिर मैं बोलता हूँ क्या क्या है। और ये मंदिर के लिए नगाड़ा बनाया गया है, इतना बड़ा, हाँ, जिससे कि मतलब वो आरती के समय नगाड़े जो बजते हैं, ढोल नगाड़े जो ढोल नगाड़ा होता है, करेक्ट, हाँ, वो इतना बड़ा नगाड़ा है, बड़ी बहुत ही खूबसूरत बनाया है। साइज देखिए सर, साइज तो देखिए, हर चीज़ वहाँ पर एकदम। और ये वहाँ का तारा हरिसन ताला, हरिसन ताला आपको तो पता भी नहीं होगा, हमारे ज़माने का था, वागले साहब के ज़माने, देखे हुए हैं मैंने, मतलब गेट पे लगाते थे वो वाले ना, हरिसन ताला, वो उस ज़माने का, तब इस तरह के होते थे ताले, भारी एकदम, एकदम लोहे का मजबूत हरिसन ताला। साइज सर
हाँ, ऐसे दूर से पता नहीं चल रहा है। हाँ, अब पता चल रहा है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये है। तो ये है आपके लिए हरिशन ताला, पुराना बड़ा फेमस है हरिशन ताला, सबसे पुराना फेमस, बाद में गोदरेज फेमस हुआ। अच्छा, ये पहले हरिशन होता था गोदरेज। हमने तो बहुत हरिशन ताला, ज़्यादातर 3 कलर में आते थे, एक सिल्वर ग्रे, दूसरा हरा और तीसरा लाल। लाल भी आता, 3 कलर बस, चौथा फिर ढूंढने से नहीं मिलता था। हाँ, वैसा है। तो ये सारे वैसे, और दरवाजे तो आपने देखी, और ये सारे अलीगढ़ के ताले बड़े फेमस हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ताला वही अलीगढ़ से बन के आया। हाँ, ऐसा एक ज़माना ये भी था जब हर जगह की एक चीज़ फेमस होती थी। यहाँ पे ये अच्छा बनता है, यहाँ पे खाने की ये चीज़ अच्छी है। अब भले जैन साहब जयपुर की कचौरी की बात करते हैं, और ये लोग भी सब जैन साहब को छेड़ने के लिए जयपुर, बाकी चाय तो हर जगह दिल्ली में कम अच्छी नहीं मिलती, फिर भी दिल्ली वालों को जैन साहब से खानी, तो उसका क्या करे कोई। वैसा तो हर जगह की, पहले उस ज़माने में चीज़ें मशहूर थी, आजकल तो हर जगह हर चीज़ मिलती है। आप मतलब कहीं भी एयरपोर्ट पर चले जाओ, शॉप सारी मिल जाएगी मिठाइयों की, खाने पीने की। एनीवे, तो ये है आपके लिए। और राम मंदिर आप भी 22 तारीख को प्लान तो कुछ बड़े हैं हमारे, पूरा है। देखो, अभी हमने एक पूरा कवरेज को लेकर हमने विस्तार से कार्यक्रम बनाया, आइए उसकी एक झलक देखिए आप। बिल्कुल। इतिहास पढ़ा तो बहुत होगा आपने, लेकिन क्या कभी इतिहास बनते देखा है? जी हाँ, आप और हम बनेंगे इतिहास बनने के साक्षी। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में मनाया जाएगा ये भव्य उत्सव। आप और हम देखेंगे जी बिजनेस पर श्री राम महोत्सव। तो श्री राम महोत्सव पर ये पूरा कवरेज जी बिजनेस पर आप बार बार लगातार देखते रहे, अब से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक भी, और उसके बाद भी पूरा कवरेज आपके लिए जी बिजनेस लेकर आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये ना सोचे कि श्री राम महोत्सव है तो ये काम जनरल न्यूज़ चैनल का ही है। ये दोनों ही मार्केट के दौरान आपको बिजनेस के एंगल से जो स्टोरीज़ हैं वो मिलेगी, और मार्केट बंद होने के बाद वो सारी स्टोरीज़ जो एक जनरल न्यूज़ चैनल के तौर पर आप देखना चाहते हैं, राजनीति से हटकर, वो सारी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए 22 तारीख के लिए। बड़े प्लान्स हैं हमारे, बड़े प्लान्स, और जैसे जैसे और ये इंटरेस्टिंग विजुअल्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे भी। बट आइए फोकस करते हैं अब मैनकाइंड फार्मा पर। यहाँ पर आज एक अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है, लाइफ हाइपर शेयर ट्रेड भी कर रहा है। आखिर क्या है इस तेजी की वजह, जानते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, बताइए क्या चल रहा है मैनकाइंड फार्मा में? बिल्कुल, JP मॉर्गन के कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रखा है, और वहाँ से जो अपडेट निकल कर आए हैं वो काफ़ी मजबूत है, और आने वाले सालों के लिए मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसलिए आज स्टॉक तेजी में आपको दिखेगा। ऑल टाइम हाइपर पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले साल मई में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और वहाँ से 30% की रैली ऑलरेडी हम स्टॉक में देख चुके हैं। कंपनी का अगर पिछला हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो वहाँ पे टॉप 5 इंडियन फार्मा कंपनी, जो इंडियन फार्मा मार्केट है उसमें टॉप 5 कंपनी में ये आती है। वैल्यू के तौर पे देखें तो टॉप 4 कंपनीज में इस कंपनी को प्लेस किया जाता है। 4 कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड्स कंपनी के ऐसे हैं जो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पर आते हैं, तो बड़ा यहाँ पे मार्केट शेयर डोमिनेट करती है ये कंपनी। जितने भी कंज्यूमर हेल्थ केयर के ब्रांड प्रोडक्ट्स है कंपनी के 20 से 80% तक का मार्केट शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पॉजिटिव बात इस कंपनी की यही है कि 97% जो कंपनी की आय है वो घरेलू बाजार से आती है, जो पॉजिटिव इस कंपनी के लिए प्ले आउट होता है। कंपनी के 22 ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी वैल्यू आय के टर्म में देखेंगे तो आपको 100 करोड़ से ज़्यादा के अब ये बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं। कंज्यूमर हेल्थ केयर के ब्रांड्स में मार्केट डोमिनेंट पोजीशंस भी आपको नजर आएगी। रेवेन्यू की ग्रोथ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसी रही है पिछले सालों में। तो डोमेस्टिक कारोबार में 18% से कंपाउंडेड ग्रोथ आती हुई दिखिए ओवरऑल जो कारोबार है कंपनी का उसमें, और जो कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार है, जो ब्रांडेड बिजनेस है कंपनी का, उसमें आपको 22% की ग्रोथ नजर आएगी। ROC भी देखें, रिटर्न रेशियोज भी देखें तो 25 से 30% के आपको दिखते हैं। क्रोनिक सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा है, 28% से बढ़ के अब 34% हो गया है। कंपनी की बैलेंस शीट देख लीजिए, काफ़ी मजबूत है, और अभी फिलहाल कंपनी के पास करीबन 2150 करोड़ का कैश भी अवेलेबल है। और आने वाले समय के लिए कंपनी ने जो गाइडेंस और जो आउटलुक दिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव। उनका कहना है कि जनरल ट्रेड और ई-कॉमर्स से कंपनी आगे चल के अपने आय को बढ़ाती हुई दिखेगी, ब्रांडेड बिजनेस पे फोकस करेगी, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट पे कंपनी का फोकस बना रहेगा। ओके,
ये है आपके लिए मैनकाइंड फार्मा। कुछ अच्छी कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में, और आप देख भी रहे हैं स्टॉक में एक्शन भी बना हुआ है। आज अच्छी खरीदारी भी ये काउंटर आपको दिखा रहा है। कुणाल जी, एक बार चार्ट्स भी देख लें सर। मैनकाइंड फार्मा के अच्छे मूव दिख रहे हैं आज? बिल्कुल दिख रहे हैं दीपांशु, और मैंने और राकेश जी ने आज मैनकाइंड फार्मा को 10 की कमाई में खरीदारी की भी राय दी थी, और पहले भी हम लोग खरीदारी की राय दे चुके हैं नीचे के लेवल्स पर। और राय हमारी वही है कि बहुत जबरदस्त अपमूव में स्टॉक है। आज हमने 2600 रुपए का लक्ष्य दिया मैनकाइंड फार्मा के लिए, तो हमें लगता है कि उस लक्ष्य की ओर अग्रसर है। किसी भी गिरावट में, किसी भी डिप में इस पर बाय करके चले, 2150 के आसपास मिले तो बाय करके चले। 2600 का हमारा टारगेट है, उस पर हम बिल्कुल अडिग हैं। जैन साहब, आपकी कवरेज में है सर मैनकाइंड फार्मा? नहीं, बिल्कुल है, और आईपीओ आया हुआ था तो सर्टेनली रहता, और मैं आज सुबह अनिल जी को भी सुन रहा था। और ओवरऑल देखिए स्टॉक बहुत बढ़िया है, और जो कुणाल जी ने बोला 2600 तक के लेवल्स, इनफैक्ट ये ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाईज के आसपास चल रहा है, वहां तक भी जाएगा जब ऐसी रिपोर्ट्स आती है। और जिस तरीके की कंपनी की ब्रांड्स है, मतलब एक तो देखिए ये फार्मा कंपनी नाम तो है ही है, साथ में एफएमसीजी में लीडरशिप है, जब अभी हमने डिस्कस किया। फिर इनके ओटीसी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, डॉक्टर्स के बीच में इनके प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है। फिर कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैनफोर्ड्स बोल लीजिए, अनवांटेड बोल लीजिए, प्रेगा न्यूज, ये सब और भी 10-12 ब्रांड्स ऐसी है इनके स्टेबल में। तो ओवरऑल द कंपनी इज वेरी गुड, जस्ट दैट की वैल्यूएशंस मुझे महंगे साइड में लग रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि डिप्स पे खरीदने की कोशिश करें, बाकी 2500-2600 के टारगेट्स के लिए ले, और आज ऑलरेडी अच्छे न्यूज के चलते चला हुआ भी है, तो बिल्कुल डिप्स पे ले। बाकी आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक बट ऑन डिप्स। तो ये है आपके लिए मैनकाइंड फार्मा, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। डिप्स पर खरीदारी करें, बट मौका है ज़रूर इस काउंटर पे, रखिएगा इस पर नज़र। छोड़े फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी है। चंबल फर्टिलाइजर में एक इंटरेस्टिंग मूव आती हुई दिख रही है, 0.25% ऊपर है इस समय, और साथ ही जीएनएफसी यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। दोनों फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपको रखनी चाहिए नज़र, थोड़ा थोड़ा मूव आपको दिखा रहे हैं। कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, जरा इसको भी पुलअप करते हैं। कॉनकॉर में भी आज आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, 1.5% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। थोड़ा आज ऊपर से नीचे जरूर आया, बट सुबह स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा था। बंसी जी, कॉनकॉर का भी चार्ट देखें सर, 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इस समय, हालांकि सुबह 917 तक का हाई बनाया इसने। म्यूट है सर। दीपांशु, जिनके पास है होल्ड करें। 889 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी की राय नहीं है। नई खरीदारी 915 के ऊपर ही करेंगे। नई खरीदारी 915 के ऊपर ही करनी है। बाद में हम फार्मा शेयर्स की बात कर रहे थे, मैनकाइंड फार्मा में हमने अच्छी मूव देखी है। ग्लैंड फार्मा पर भी रखिएगा नजर, यहाँ पर भी एक अच्छा एक्शन बन रहा है। मैनकाइंड तो ऑलरेडी आपके लिए ऊपर ही है, ग्लैंड फार्मा भी आपके लिए 3% ऊपर है। पिछले 10 मिनट में ग्लैंड फार्मा में थोड़ा और पॉजिटिव एक्शन आपको एक बार के लिए बनते हुए देखा। एक बार मेहुल जी से ग्लैंड फार्मा के चार्ट पर भी चेक ले लेते हैं। मेहुल जी जरा देखें, ग्लैंड फार्मा, इस पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है। 1978 का अभी हाई भी बनाया सर इसने। देखिए चार्ट बहुत ही अच्छा है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर एक बार के लिए छोटे से स्टॉप लॉस से फिर से फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 1880 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग कीजिए। तकरीबन 2100 तक का अपसाइड टारगेट नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में। 2100 के बाद देखना पड़ेगा, इसको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन है। इसका जो ब्रेकडाउन आया था तकरीबन 2022 में, वो 2100 के आसपास से ही आया था। तो यहाँ से अपसाइड है 2100 तक की, बट वहां पर एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा इस काउंटर को। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लैंड फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, दोनों में अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। बिग फार्मा और रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, इनमें एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है अपोलो हॉस्पिटल्स में, जो कि मुझे लगता है कि एक काफी अच्छा ट्रेड बनता है कल तक के लिए कैरी करने के लिए। मेरा मानना है कि ये स्टॉक कल एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। 5870 875 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि कल के सेशन में 5950 और 6000 ये दोनों ही टारगेट्स कल तक देखने को मिल सकते हैं। 5840 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स, जहां पर आपको इंटरेस्टिंग मूव बनती हुई दिख रही है। बिगुल सुमित जी के लिए भी सुमित का सुपर हिट।
बताएं सुमित जी। जो एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे है, आईटी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 450 रुपए, 450 रुपए 50 पैसे, 450.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर पिछले कुछ दिनों से दबाव देखने को मिल रहा है। बीच में 1 दिन 2 दिन बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन सस्टेन नहीं किया और वापस से नीचे के लेवल देखने को मिल रहा है। लास्ट 4 दिनों के और स्विंग लो विप्रो आज ब्रेक कर रहा है। शॉर्ट टर्म में एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। विप्रो में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 458 460 के पास है, तो 458 के स्टॉप लॉस से विप्रो में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 438 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 432 रुपए का। 1 से 2 दिनों के लिए विप्रो में बिकवाली करें 438 432 के टारगेट्स के लिए। आज का एकमात्र शॉर्ट कॉल और वो है विप्रो और देने वाले स्वयं सुमित जी। बेचे 449 के आसपास और 458 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बनाना है शॉर्ट पोजीशन 442 और 438 और 432 के टारगेट के लिए। एंजॉय। आइए बढ़ते आगे और बैन से बेनिफिट का वक्त है 3:11। 10 और 2 12 है सर। 13 स्टॉक है। 13 स्टॉक है। बड़ी लंबी लिस्ट हो गई है। अब लिस्ट में बदलाव भी रोज लगातार हो रहे हैं। स्टॉक एंट्री वाले आज पहले बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। पॉलीकैप, इसका तो निश्चित था ही बैन में आना ही पड़ेगा। कल के मुकाबले आज ओपन इंटरेस्ट भी देखे 95% बढ़ा है। ओपन इंटरेस्ट चेंज 5%। ओपन इंटरेस्ट चेंज है ये। अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट सुनिए सर, 164% है। अच्छा, याद नहीं आता है कि आखिरी बार कौन सा ऐसा स्टॉक था जिसमें 165-64% मार्केट वाइड, वो भी अभी तो समय बचा हुआ है। इतने शॉर्ट बने, इतने शॉर्ट्स बने। और लोअर सर्किट पे ही कहाँ है? 21%। माय गुडनेस। ओके, क्या कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है सर एंट्री करने के लिए डेल्टा कॉप। यहाँ पर पोजीशन है 106%, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। कंफर्मेशन आपके पास, ये स्टॉक आपको बैन में दिखेगा। और BHEL ये है 99%। तो एंट्री करने के लिए 3 है, लेकिन रोज सर जैसे कि बदलाव हो ही रहे हैं, तो 2 कंफर्मेशन के साथ एग्जिट भी कर रहे हैं। बलरामपुर चीनी है अब 79.7% हो गया है। IEX 79.8% हो गया और चंबल फर्टिलाइजर ये भी शायद बैन से बाहर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 80.4% है, बॉर्डर लाइन के करीब ही है। समय हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ है, तो 3 स्टॉक हैं जो एग्जिट करेंगे, 3 करेंगे एंट्री। तो एंट्री करने में आपका पोली के भेल डेल्टा, ठीक है। एग्जिट करने में आपका हो गया चंबल, IEX और बलरामपुर चीनी। इसमें IEX और बलरामपुर तो पक्का हो ही गया, चंबल भी ऑलमोस्ट डन हो ही गया। बहुत ही बढ़िया। 3 धरती पर वजन बराबर लेगा। 3 बराबर, 3 इधर, 13 से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं आशीष। हाँ सर, वो हो तो फिर मैं आप आगे का रिकॉर्ड बनाऊँ कि 14 कब हुआ, 15 कब हुआ। आप रिकॉर्ड बनाओगे तो ही तो आगे बढ़ पाओगे। तो आपको पता ही नहीं कि रिकॉर्ड कौन सा तोड़ना है। वैसे मैं बताऊँ, मुझे एक याद है, एक ज़माना था, अभी तो नहीं, काफ़ी साल हो गए इस बात को, 20-25 शेयर भी FNO बैन में रहा करते। 20-25? हाँ, लेकिन तब क्या था, तब FNO की लिस्ट भी बहुत लंबी थी। 400-500 शेयर FNO में हुआ करते, मतलब बहुत समथिंग लाइक दैट एक्चुअली। अभी की तरह नहीं, बहुत छोटी लिस्ट है, अब तो बहुत छोटी लिस्ट हो गई। 193 के आसपास। देखो, किसी की याददाश्त है क्या, मतलब अच्छी याददाश्त वाले लोग, अगर जिनको याद हो कि एक ज़माने में 20-20 में, जैन साहब आपकी तो याददाश्त का कहना ही क्या, दुनिया भर की चीज़ें आपको याद रहती है। जी सर, रहे हैं ना 20-25 शेयर भी FNO बैन में? नहीं सर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर, 20-25 तो नहीं होना चाहिए। मुझे हाईएस्ट आपके हिसाब से कितने रहे होंगे? मुझे 2018 में ये जनवरी या फरवरी में, उसके पहले की बात है। उससे पहले भी सर इतने FNO में स्टॉक्स हुआ नहीं करते थे सर। अरे एक जमाने में ये सब नहीं होते थे आपके, ऑर्किड फार्मा, रोल्टार, क्या क्या नहीं होते थे। ये बात तो है, बट और किसी को कोई याद आता हो तो बताएं सर। 400-500 नहीं हुए सर कभी भी मेरे को, मतलब जहाँ तक ध्यान है 200 के नीचे ये फिगर रहा हुआ है। अच्छा, ओके, लेकिन पता नहीं, मतलब देखो, होते तो बहुत थे, अब भगवान जाने कितने, अब गिने तो तब हमको पता नहीं था कि आशीष रहेंगे कभी हमारे साथ, तो गिनते रहेंगे। रिकॉर्ड तोड़ना होगा तो। बट एनीवे, फिर भी अभी जो माहौल है उसमें भी 13 स्टॉक तो है, बैन में कम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, मज़ा आएगा।
ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट की पूरी लिस्ट। इंजीनियर्स इंडिया बड़ा मूव इस पर आते हुए आपको दिख रहा है। सुबह इस काउंटर की बात भी हुई थी, हमारे भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा हुआ है और आज तो एक बहुत ही बढ़िया मूव आ रही है। सुबह जी 204 पर सुबह रिकमेंड किया था 212 तक के टारगेट के लिए, 218 का अभी हाई बनाया, उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है सर EIL। बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है दीपांशु, आज इंट्राडे के अंदर ही इतना बढ़िया मूव देखने को मिल चुका है। 10% का अभी ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है, अभी भी और मूव देखने को बाकी है। पोजिशनल टारगेट और भी ऊपर के देखने को मिलेंगे। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे में अगर कोई 10% से सेटिस्फाइड है तो बुक करके निकल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 210 211 के पास बनेगा। 220 का लेवल निकलने के बाद 240 तक का मूव आने वाले दिनों में इंजीनियर्स इंडिया में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने सुमित जी की रिकमेंडेशन पर EIL सुबह खरीदा है तो अब अपना स्टॉप लॉस 210 211 के लेवल पर आ जाए। एसेंशियली जो टारगेट से वहां पर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है, क्योंकि और बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। और सुमित जी की बात करते करते 218 के भी ऊपर जाने की तैयारी में दिख रहा है। ये EIL 10% की बड़ी तेजी इस काउंटर में आज बनी हुई है। स्पाइस जेट, इस पर भी एक्शन है। कल थी इनकी एजीएम में फंड रेजिंग पर तो अप्रूवल मिल गया, खैर सबने वो एक्सपेक्ट किया था, बट इसके अलावा भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई हैं। आइए एक बार जानते हैं कुशल से क्या कुछ है स्पाइस जेट के आगे के प्लान्स। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए बड़े स्पाइस जेट के प्लान्स अब आते हुए नज़र आ रहे हैं और जो दो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक्स हाल फिलहाल में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तो लक्षद्वीप है एंड ऑफ कोर्स दूसरा अयोध्या है। तो लक्षद्वीप को लेकर यहाँ पर स्पाइस जेट का कहना है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत लक्षद्वीप के लिए इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, यानी कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है ये ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ पर एक आइलैंड है अगाती आइलैंड, इसके लिए ये जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस ये है कि पहले तो ये 2 फ्लाइट शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है लक्षद्वीप को लेकर, उस चीज़ पर बड़ा फोकस अब स्पाइस जेट का बनता हुआ जा रहा है। और अभी आप देखिए तो यहाँ पर कोची के थ्रू ये रूट लिया जाता है, बट अब डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए जो एक्सक्लूसिव राइट्स है उससे तो इनको और बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बड़े शहरों से यानी कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी ये कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है अयोध्या को लेकर। ऑफ कोर्स इंडिगो और एयर इंडिया तो अभी ऑपरेट कर ही रहे हैं, बट अब जो ये नया एयरपोर्ट खुला है पिछले महीने अयोध्या में, उसको लेकर भी आपको स्पेसिफिकली स्पाइस जेट जो है बड़ी प्लानिंग कर रहा है और यहाँ पर आगे के लिए और नई फ्लाइट्स ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और अभी तक जो इनकी फ्लीट साइज़ है उसमें अभी 25 जो एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड है, उसको भी वापस से ऑपरेशन शुरू करने की इनकी तैयारी है। और आखिर में जो 2250 करोड़ रुपए की जो फंड जुटाने की मंजूरी जो इन्होंने पिछले महीने बोर्ड ने दी थी, इस बारी एजीएम में शेयर धारकों ने भी 2250 करोड़ रुपए जुटाने की एजीएम में इनको अप्रूवल दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छी खबरें, अच्छे न्यूज़ फ्लोज अभी स्पाइस जेट के लिए बनते हुए दिख रहे हैं एंड लक्षद्वीप और अयोध्या पर इनका बड़ा फोकस है। ये ऐसा नहीं लग रहा ऐसा नहीं लग रहा ये अचानक से कंपनी चल पड़ी हो जैसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये पता चला ये भी बंद होने की तैयारी में, किंगफिशर जेट और आपके गोएयर के बाद लगता है कि स्पाइस जेट का नंबर आएगा। एकदम से अचानक जोश आ गया, इसको जोश आ गया। एब्सोल्युटली सर। और क्या बोला आप, 25-30 एयरक्राफ्ट जो खड़े पड़े हैं वो भी चलने को तैयार है? चलने को तैयार है, उसमें भी तैयारी है क्योंकि पैसे पहले तो बीच में मीम्स बन रहे थे एक बार तो कि इनके एयरक्राफ्ट में बैठना मत, किसी कौन सी टेक्निकल खराबी आ जाए क्या, वो सब बन रहे थे, याद है? बिल्कुल होती है। गजब ही हो रहा है तो ना, अच्छा टर्न अराउंड कर रहे हैं। जैन साहब क्या हुआ इस स्पाइस जेट को, मतलब बैक टू लाइफ? या स्पाइस आ गया, एकदम मसाला आ गया, स्पाइसी हो गया सडनली। नहीं बट यही है कि एक्चुअली थर्ड फोर्थ कंपनी हो गई है और सर्टेनली कुछ ना कुछ तो देखिए इन्वेस्टर्स का इनको आगे पीछे हेल्प मिलता रहा है। प्रमोटर्स देखिए सबसे कई बार क्या होता है, जज्बा होता है तो सर्टेनली बार बार बाउंस बैक करने की कोशिश करते हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो फंडामेंटल्स और ये सारे अभी भी एकदम खराब से ही है। तो ये एक माहौल ऐसा कि क्रूड ऑयल नीचे है, टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म एकदम पीक पे है, तो सारी चीजें एकदम इन प्लेस है, भले वो मतलब फंडामेंटल्स के लिहाज से हो। तो मुझे लग रहा है कि जो बाउंस बैक किया वो वही रीजन है। और अभी वाराणसी अयोध्या वाली चीज पूरी चली रही है, डोमेस्टिक टूरिज्म, LD लक्षद्वीप वाली। तो मुझे लग रहा है कि टूरिज्म और हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैवलर, मुझे याद है जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल्स था उस दिन 4,56,000 लोग ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में। तो मतलब इतना तो मतलब जो मॉलडीव्स की पॉपुलेशन होती है तो इंडिया में फ्लाइट में बैठे रहते हैं, तो उस तरीके का माहौल बना हुआ है। सो आई थिंक बट देन स्टिल यू नो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी एग्रेसिवली लेने की कोशिश नहीं करूंगा, राय भी नहीं दूंगा, रादर आई विल गो विद इंडिगो, दैट विल बी अ बेटर डील।
एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाइन थी। जितने लोग मतलब मॉलडीव्स में है नहीं पॉपुलेशन, उतने फ्लाइट में घूमते हैं, फ्लाइट में बैठे रहते हैं। हाँ, जैन साहब यही बोला ना आपने, सही सुना हमने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वाह, कमाल एकदम। जैन साहब का स्टेटमेंट देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत दिखा मुझे, है ना? ये लाइन लिखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया है। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी ले ली जाए एनजी की तरफ से। अनिल जी बताएं सर, सब अच्छा है, ग्लोबल मूड माहौल। हालांकि डाउ फ्यूचर्स शो की शुरुआत में 90 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, थोड़ा कूल ऑफ हो गया वहां से, अब आपको 35 पॉइंट ऊपर दिखेगा, बट ऐसी कोई परेशानी नहीं है वहां पर। नास्डैक फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट ऊपर दिख ही रहा है। यूरोप में भी आपको तेजी दिख रही है। कच्चा तेल आज बाउंस बैक के मूड में 1.5% ऊपर, रुपये आपका फ्लैट है। इन्फ्लेशन डेटा पर सबकी नज़र है जो आज शाम अमेरिका में आने वाले हैं। बताएं अनिल जी, क्या करके जाना है उससे पहले? ये अपना तो फंडा क्लियर है, तो डाउ पे तो कोई आप भरोसा कर नहीं सकते। 35 पॉइंट ऊपर है तो 35 होगा, क्योंकि आज रात को तो वहाँ पे वो आने वाला है ना, इन्फ्लेशन का डेटा। इधर इन्फोसिस और टीसीएस। टीसीएस लाओ जरा, आपके सामने क्या है हाल। इन्फी तो ढीला दिख ही रहा था, और टीसीएस हल्का हरे निशान में। लाइफ में कन्फ्यूजन ही है दोनों को लेके, किसका अच्छा आएगा किसका खराब। अपने तो शांति थी, कोई पोजीशन ले जाने की राय नहीं है। जो पुरानी है आप वो संभाल ले, बहुत है। नया कुछ मत करो, नया कुछ मत करो। हेज करना है 21,500 का पुट खरीदो लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे 21,800 का कॉल। अगर करना है तो, नहीं करना तो कोई मत करो। 150 से ऊपर ज़्यादा नीचे तो खुलने वाला है नहीं, तो ऐसा कौन सा करके भी क्या कर लेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कोई बढ़िया मज़ेदार क्लोजिंग नहीं है। 47,500 के नीचे बंद हो रहा, मुझे मज़ा तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मज़ा? नहीं आ रहा इसमें क्या। कहाँ चाहिए थी आपको? 550 47,500 बेर मिनिमम, इतनी तो चाहिए, वही नहीं हो पा रहा तो क्या मजा है। बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है, निफ्टी बेहतर है रिलायंस की वजह से। तो आई थिंक अभी हम नया पोजीशन बनाने की राय तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग साइड पे भी नहीं है, शॉर्ट साइड पे भी नहीं, कल की कल देखी जाएगी। बड़े इवेंट्स हैं हमारे सामने, नंबर्स हैं, यूएस का डेटा भी आने वाला है, वीकली एक्सपायरी इस समय हो रही है। तो चलिए कल आके करेंगे जो करना है। अगर पोजीशन है हेज कर लीजिए, अदरवाइज हल्के रहिए, कोई परेशानी नहीं। रोज मौका मिलता है, आज भी मिला था, कल भी आपको मौका मिलेगा। HCL टेक्नोलॉजीज, इसके आएंगे नंबर्स कल। आइए एक बार कुशल से जाना जाए कि इस दिग्गज IT कंपनी से क्या परफॉर्मेंस का अनुमान लगाया जा सकता है। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो एक आउट परफॉर्मर अगर आप बड़ी कंपनियों में देखेंगे तो हो सकता है कि इस बारी ये HCL टेक बनता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो डॉलर है, आप देखिए लगभग 4.5% तक की ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है। 336.7 करोड़ डॉलर्स ये कंपनी अपना रेवेन्यू टर्म्स में रिपोर्ट कर सकती है। एबिट लेवल पर, ऑपरेटिंग लेवल पर देखिए तो क्वार्टर बेसिस पर लगभग 5.6% की ग्रोथ के साथ 5,200 करोड़ पर यह आंकड़ा एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन भी स्टेबल रहेंगी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 18.5% पर। साथ ही मुनाफा 7% ग्रो कर 4100 करोड़ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अब यही देखना है कि यहाँ पर कंपनी की जो गाइडेंस देते हैं ये FY24 के लिए 5 से 6% की आय ग्रोथ गाइडेंस, और साथ ही 18 से 19% की मार्जिन गाइडेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेंटेन करेंगे इसको। एंड ऑफ कोर्स डील पाइपलाइन और आगे के लिए जो अलग अलग इनके सेगमेंट्स है उस पर किस तरह का आउटलुक रहता है, इस पर भी ध्यान देना होगा। बट ऑफ कोर्स नंबर्स के लिहाज से तो ये एक आउट परफॉर्मर हो सकता है कि इस तिमाही में आता हुआ नजर आए। पूरे IT स्पेस में ये एक आउट परफॉर्मर हो सकता है इस बार के लिए। हालांकि आज कुछ करने के मूड में नहीं है HCL टेक जरूर, बट IT पैक में इस पर रखिए नज़र, थोड़ी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिख सकती है इसमें से। म्यूजिक जरा चार्ट भी देखेंगे, आज वैसे कुछ करने के मूड में दिख नहीं रहा है HCL टेक सर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए HCL टेक देखा जाए तो एक रेंज में ही है, कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है इसमें। पिछले तकरीबन 2 या 3 हफ्ते से अपसाइड में 1500 के आसपास ये काउंटर अटक जाता है, और नीचे में 1400 का सपोर्ट है। तो जब तक ये रेंज आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक कोई फर्दर एक्शन इसमें नहीं लिया जा सकता। बट एक्शन पैटर्न वाइज ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा 1500 के ऊपर। अगर ये होता है तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी। हो सकता है 1600 1650 तक की अपसाइड देखने को मिले, बट जो भी करना है 1500 के ऊपर ही करना है इस काउंटर। तो ये आपके लिए HCL टेक जहां पर आपको रखनी है नज़र, और देखते हैं कैसी मूव इस पर आपको आती दिखेगी। बाकी IT में आज वैसे थोड़ा एक्शन आपको अच्छा दिखा है, स्पेशली मिड कैप IT काफ़ी एक्टिव आपको इस समय दिख भी रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्टिविटी दिख रही है, CE इन्फोसिस्टम्स, मैपमा इंडिया, जरा इसको पुल अप करिए ब्रॉडर मार्केट स्पेस से। ये थोड़ा एक्शन में अभी आपको आते हुए दिख रहा है, 3% ऊपर मैपमा इंडिया के चार्ट इस समय आपको दिखेंगे। कुणाल जी जरा देखिए सर, CE इन्फोसिस्टम्स, मैपमा इंडिया 2000 के ऊपर एक अच्छी मूव पिछले 5 मिनट में बन रही है सर।
देखिए एक अच्छा करेक्शन आया था स्टॉक में दीपांशु, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना, ब्रेकआउट आता हुआ आज के ट्रेड में दिख रहा है, तो मुझे स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। एक सपोर्ट भी है 1950 के आसपास, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक 2200 की ओर दोबारा बढ़ रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रखे 2000 से थोड़ा नीचे और इन स्तरों पर बाय करने की राय हो। यह है आपके लिए मैप माई इंडिया। पॉलीकैब बाय द वे 20% का सर्किट दिन में लगा था, उसके बाद अब और प्रेशर आ रहा है। बीच में एक बार हल्की रिकवरी ज़रूर आई थी, बट वो रिकवरी टिक नहीं पाई और अब वापस फिसल रहा है। 21% नीचे आपको पॉलीकैब होते दिखा है। पॉलीकैब की वजह से कुछ और सेक्टर्स, कुछ और इसी सेक्टर के स्टॉक्स में असर पड़ा है। KEI इंडस्ट्रीज, इसमें भी 5% की गिरावट है। फिनोलेक्स में उतना इम्पैक्ट हालांकि नहीं आपको आते हुए दिखा है, और हैवेल्स ऑफ कोर्स पॉजिटिव आज ट्रेड कर रहा है, बट डेफिनेटली जो टैक्स इन्वेस्टिगेशन की खबर आई है और जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी सीरियस हैं, और उसका आप इम्पैक्ट भी देख रहे हैं जहां तक इस काउंटर का सवाल है। एक बार जैन साहब से राय लीजिए। जैन साहब, बड़ा करेक्शन हो गया, 1000 रुपए की गिरावट एक सिंगल सेशन में आज ही आ गई है। बाकी केबल स्टॉक्स और वायर स्टॉक्स पर भी इसका असर पड़ रहा है सर? हाँ देखिए, पढ़ना लाजमी है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए थोड़े वैल्यूएशंस हायर साइड में ही थे। और मुझे याद है पॉलीकैब जब एकदम छोटी सी कंपनी हुआ करती थी, तब मैंने 800 रुपए के लेवल्स पे 2020 में रेकमेंड किया हुआ है और चला भी। और कई बार क्या होता है, हम लोग जब कई स्टॉक्स डिस्कस करते हैं तो कई लोग हमें इनफैक्ट कई बार ट्रोल भी करते हैं। तो मुझे याद है इस स्टॉक को लेकर किसी ने मेरे को ट्रोल भी किया था कि आपने स्टॉक तो रेकमेंड कर दिया, गवर्नेंस को नहीं देखा क्या। हालांकि दैट वाज एट 850 लेवल्स, वहां से तो ऑलरेडी काफी चला भी। बट यस, जो भी होता है, बट ओवरऑल ये एक जो भी चीज है टेम्पररी होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, ये एक बार जब भी ऐसा कोई झटका लगता है कंपनी को, तो इसको मैं देखता हूँ कि बाद में फ्यूचर के लिए, क्योंकि कंपनी के पास देखिए बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बिजनेस हो, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है। और ये एक लगता है तो पेनलाइज होके जो भी होगा ये एक बार खत्म होगा, और आगे के लिए मैनेजमेंट एक्स्ट्रा कॉशियस होगी कि ये नहीं होगा। सो इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो फॉर द लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, एफएनओ में जिन्होंने पोजीशन ली है उनके लिए बहुत बड़ा पेनफुल प्रोसेस होगा, बट जिन्होंने कैश मार्केट में ले रखा उनके लिए ठीक है। ये अब उनको इस लेवल पे और इस पैनिक में निकलना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ऐसा। बाकी जो भी होगा, और एक बड़ी कंपनी है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी ब्रांड, बड़ा नेटवर्क, सब कुछ बढ़िया है। तो ओवरऑल स्टे पुट, आई थिंक ओवर रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अब ओवर रिएक्शन टेरिटरी में जा रहा है, और बाकी केबल स्टॉक्स पे भी इसका प्रेशर आपको बनते हुए दिख रहा है। बट नजर रखिए पॉलीकैब, देखते हैं अब कल ट्रेड कैसे बनेगा। आज तो 20-21% की गिरावट इस पर आ ही चुकी है। थोड़ा नीचे से संभलने की अब कोशिश कर रहा है, बट इतनी बड़ी गिरावट पर कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी इस पर तो आप एक्सपेक्ट ना करिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और लगातार दूसरे दिन आप एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोज के लिए जा रहे हैं। 1-1.25 घंटे पहले एक शार्प फॉल आया था बाजार में, बट अच्छी रिकवरी आई और उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द आपको क्लोजिंग मिल रही है। 21,650 के पास निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी 47,450 के पास 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। टू व्हीलर स्टॉक्स जबरदस्त मोमेंटम है, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प पिछले कुछ दिनों से तेजी में है, आज भी तेजी में था। टॉप गेनर है, 4.5% की रैली इसमें आपको आती हुई दिखी है। बजाज ऑटो में 3.5% का उछाल था। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल भी 3.25% ऊपर था, आज 2.5% ऊपर है। तो 2 दिन में जो निफ्टी की मूव आई है उसको संभालने का बड़ा योगदान रिलायंस है। इनफैक्ट आज अगर रिलायंस की मूव नहीं होती तो निफ्टी आपको नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखता। फिलहाल 2.5% की मूव के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है। कल भी 3.25% सही था। सुबह कहा था आपने रिलायंस, अगर रिलायंस ही बचाएगा तो रिलायंस सही वक्त पर निफ्टी को बचाने का काम तो आ ही जाएगा। भी बचाने के लिए निफ्टी में क्या टेंशन है, बढ़िया, वेरी नाइस, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इस वक्त। ये है आपके लिए क्लोजिंग में रिलायंस का बिल्कुल। BPCL, एक्सिस, आइशर, अपोलो, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, कोटक, यहाँ पर भी आपको खरीदारी देखिए। 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है निफ्टी पर। HUL टॉप गेनर है, 1.5% का कट। ITC में भी आपको कमजोरी दिखी थी, नतीजों के पहले इन्फी कमजोर है। विप्रो के कल नतीजे, उससे पहले ये भी सुस्त है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, यहाँ पर भी आपको गिरावट देखिए। सिप्ला आपके लिए कमजोरी के साथ ही बंद हो रहा है। डिवीज लैब एकदम सपाट बंद होते हुए दिखेगा। वायदा कारोबार में आइए, टॉप गेनर है आपका AB कैपिटल, 4.5% का बड़ा उछाल आया इस पर। गुजरात गैस, MGL, IGL तीनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। श्रीराम फाइनेंस आज का स्टॉक ऑफ द डे, कमाल दिखाता हुआ 5.5% की मूव आपने इसमें देखी है। बहुत ही बढ़िया पिक थी आज सुबह जी श्रीराम फाइनेंस में जो एक्शन आया है। वोल्टास, RBL, मनापुरम, सिंजीन,
टीवीएस मोटर्स, एबट जो आज 25,000, एफसी, वेदांता, एक्साइड, एबी फैशन, ये काउंटर्स में भी अच्छी मूव आई है। पॉलीकैब के अलावा जी एंटरटेनमेंट थोड़ा कमजोर था, पेट्रोनेट में वीकनेस देखी है। पीवीआर आइनॉक्स पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार गिरावट दिखा रहा है, आज भी ये काउंटर कमजोर था, अब तो 1530 तक के लेवल्स पर आ चुका है ये। एसबीआई लाइफ, औरो फार्मा, अल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान कॉपर, इन्फो एज, जीएमआर एयरपोर्ट्स, बीएचईएल, सेल और इंटरग्लोब, यहां पर भी आपने नरमी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखी है। कैश मार्केट की तरफ आइए, भरपूर एक्शन आपको स्टॉक्स में आज आते हुए दिखा है। एमआरपीएल 20% का सर्किट इसने लगाया है, 17% ऊपर आपके लिए इजी ट्रिप प्लानर्स था। इंजीनियर्स इंडिया में 10% की तेजी है। अवंती फीड्स अच्छा एक्शन दिखा रहा है। गुजरात पीपावाव, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जमुना ऑटो, रेस्टोरेंट्स ब्रांड, ग्लोबल हेल्थ, गुजरात फ्लोरो, ये सारे काउंटर्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं और आधे % की तेजी अनिल जी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रही है। बिल्कुल, तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन कह सकते हैं आप आज बाजार के लिए, जहाँ 21,665 पर निफ्टी प्रोविजनल क्लोजिंग देता हुआ आपको नजर आएगा और बैंक निफ्टी 83 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 140 अंक ऊपर बंद होता हुआ लिखा है। गुरुवार का दिन है, ओहो, बाजार बंद होने के बाद भी हमारे एक्सपर्ट्स को आराम नहीं है। हाँ, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, तैयारी है, क्योंकि शो ही ऐसा है। 4:30 बजे बाद दुनिया की ढेर सारी रोचक इंटरेस्टिंग जो कहानियाँ आती है उसके लिए तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स, उनकी पसंदीदा स्टोरी बताने के लिए। तो आइए एक बार देख लेते हैं आज के शो में दुनिया भर से कौन सी शानदार स्टोरीज आपके लिए है तैयार। इस बार बात दुनिया की में आपको मिलाएंगे दुनिया के सबसे अकेले आदमी से जो इंसानों से दूर रहता है भूतों के साथ। बताएंगे आसमान से गिरे आईफोन की कहानी जिसका बाल भी नहीं हुआ बांका। बताएंगे मियामी की सड़कों पर जब दिखा 10 फीट का एलियन तो कैसे मच गई भगदड़। इस बार बताएंगे लॉटरी लगने की गणित का हुआ खुलासा। बताएंगे कौन सा फॉर्मूला निकाल लिया है गणितज्ञों ने। और जानिए कैसे घर का डॉगी खा गया लाखों के नोट। रिकवरी सुनकर हो जाएंगे हैरान। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। बहुत बढ़िया, आप मजा आ जाएगा करने। खाली एक कुछ लालची लोग होंगे जिन्हें लॉटरी वाली पसंद आ रही होगी बाकी तो देखा जाए तो एक से एक स्टोरी है। एक अकेला आदमी भूतों के साथ रहता है, आईफोन का बाल भी बांका नहीं हो, अलग बात है आईफोन के बाल नहीं होते, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि आईफोन गिर जाए टूटे भी ना। मियामी में एलियन आ गया 10 फीट का और बाकी घर का डॉगी लाखों के नोट खा गया। आपके घर पे भी डॉगी है ना? हाँ। कुछ उसने ऐसा कुछ नुकसान किया? लकीली नो, बट दूर रखना पड़ेगा ये स्टोरी देख क्या आसपास जाने नहीं देना। बिल्कुल। और लॉटरी लगाने की गणित, हे भगवान, अलॉटमेंट कैसे लगता है टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में, वही गणित बता दे लोगों को, हम तो उसी में पूरे फॉर्मूला के जी। सुमित जी बड़े उत्साहित हो रहे हैं कुछ बताने के लिए। जी सुमित जी। अनिल जी मैं लालची तो नहीं हूँ, लेकिन अनिल जी स्टोरी तो वही पसंद आई है। हाँ वो पता है मुझे मैंने पहले ही कह दिया था इसीलिए। ओके, और किसी की कोई विशेष टिप्पणी? जी जैन साहब। लॉटरी वाली बहुत जबरदस्त है। हाँ, कुत्ते वाली तो ठीक है, जो भी है वो आदमी वाली ठीक है, पर ये लॉटरी वाली है, होली ग्रेल अगर मिल जाए पूरी जिंदगी उसी में लगी हुई है। स्टॉक मार्केट में फॉर्मूला क्या है, जेम्स भले ही कितने ही दे दो अनिल जी, ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जिंदगी भर पैसा बना सकते हो मार्केट में और बनवा के दे सकते हो। तो ये एल्गोरिथम क्या डेवलप किया है ये समझने की इच्छा तो है। और किसी की कोई पसंदीदा स्टोरी? जी कुणाल जी। अनिल जी ये मैं जानना चाहता हूँ, अनिल जी ये जो आईफोन गिरा आसमान से लेकिन टूटा नहीं, तो अनिल जी वो किसी की जेब में था या सिर्फ आईफोन गिरा था? तो अनिल जी ये जानने के लिए देखना पड़ेगा शो अनिल जी। हाँ, आईफोन अकेला गिरा था, किसी के साथ गिरा था, ये भी बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। पता चला जिसके साथ गिरा वो टूट फूट गया, आईफोन ही बचा। ये वही वाला है जो बोइंग का डोर था, हो सकता है उसी में से गिरा है। उसी में से गिरा है और वो फोन मिल गया और फोन पे एक स्क्रैच भी नहीं था, फंक्शनिंग, फुली फंक्शनिंग फोन की तो ब्रांडिंग हो गई बिना, बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट हो गया उनके लिए, खतरनाक हो गया। पता नहीं है वो वैसे ही है जो आपका वैसा हाल है ना कि जो आप एग्जाम में सवाल
नहीं पढ़ के जाते वही आ जाता, जो पढ़ के जाते वो नहीं आता। अपना फ़ोन तो सर यहाँ से गिर जाए तो स्क्रेच आ जाए इतना समय। करेक्ट। लोगों का ऊपर आसमान से गिरा तो 16,000 फीट से गिरा कुछ नहीं। हमारे तो सर यहाँ से इतना गिर जाओ थोड़ा सा तो हो जाएगा। हाँ, और जबकि वो सब लगा के रखते हैं आगे पीछे ग्लास और वो क्या क्या कहते हैं जिसको, गोरिल्ला ग्लास। हाँ, सब लगा के रखो फिर भी हाल है। तो चलिए एंजॉय कीजिए 4:30 बजे का शो। बाद दुनिया की एक से एक दिलचस्प खबरें आपके लिए हमारी टीम लेकर आई है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे कुछ और एक्शन। यूपी के अमरोहा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो रहे 6 लोगों की दम घुटने से हो गई मौत। आमतौर पर लोग ठंड से बचने के लिए घर में अंगीठी, अलाव, हीटर इनका सहारा लेते हैं, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होने से ये मामला हो जाता है गड़बड़। आज शाम इसी पर होगी चर्चा कि बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाकर सोना क्यों घातक है और दम घुटने के साथ साथ किन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। हमारा साथ देंगे आज अंगीठी जलाइयो जरा संभल के, नहीं अंगीठी जलाइयो संभल के, ओके। डॉक्टर विक्रम जग्गी साहब होंगे और डॉक्टर विवेक नांगिया साहब और डॉक्टर मनीष इटोलीकर साहब, इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात बात इससे रिलेटेड सारे एक्शन पर। इसके बाद अगर इमरजेंसी में आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप सिक्योरिटीज जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर की एवज में भी लोन ले सकते हैं। आज बताएंगे म्यूचुअल फंड पर लोन लेना कितना आसान है और क्या आपको ऐसा लोन लेना चाहिए, और लेना है तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें आप ध्यान पर रखें। म्यूचुअल फंड पर लोन सही या नहीं, ये हमारी आज की खास पेशकश। प्रतिभा गिरीश होंगी हमारे साथ, बताएंगे हमें कि ये सही है या नहीं म्यूचुअल फंड गाइड में। और उसके अलावा हमारे साथ होंगे देवांग शाह साहब, एक्सिस म्यूचुअल फंड के हेड फिक्स इनकम, इन दोनों से करेंगे बात। रात के 8 बजे की हमारी कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री। भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ रही है, इसका सीधा असर इस बार आने वाली सैलरी पर भी पड़ेगा। देखो नाम लिया नहीं कि दोनों दीप और हमारे एकदम हाई अलर्ट मोड, एकदम कान खड़े हो गए, कान खड़े बिल्कुल, सब कुछ एकदम खुद जगह से खड़े हो जाते थे। अभी ये शो है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मृत्युंजय जी पेश किया है जी। हाँ, इस जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार, इसका असर इस साल बढ़ने वाली सैलरी पर भी पड़ेगा। कॉर्न फेरी के लेटेस्ट इंडिया कंजप्शन सर्वे के मुताबिक भारत में कर्मचारी की औसत सैलरी करीब 10% की ग्रोथ रहेगी, 0.5% की, यानी देश की कर्मचारियों की ग्रोथ जबरदस्त होने वाली है सैलरी के लिहाज से। इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में इसी पर करेंगे हम विश्लेषण, यानी कौन कौन से सेक्टर्स में कर्मचारियों को मिलेगी कितनी हाइक, तो जरूर देखिए। इस साल सैलरी छप्पर फाड़। मतलब ये बोले ये क्या है, कौन सी रिपोर्ट है, 10% की है, हमारे तो वैसे इससे ज़्यादा होती है। आपके मुंह में घी। हाँ, लेकिन तुझे ये समझिए ये जो 10% लिखा है ये एवरेज है। सारे लोग मतलब हर जगह सारे लोग आप दोनों जैसे होनहार थोड़ी होते हैं। कुछ सब तरह के होते हैं भाई साहब, जिनकी नहीं भी बढ़ती, किसी की माइनस मार्किंग भी होती है, तो इसलिए एवरेज 10% और बाकी तो ज़्यादा भी होगी, इसमें डबल भी हो जाएगी। बढ़िया। तो रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी की है। डबल किसने बोला? डबल। लगता है ये इस साल निफ्टी पूरा 40,000 करवा के छोड़ेंगे। कराना ही है। ओके, चलिए, तो ये है आज का हमारा सारा का सारा आयोजन। कुणाल जी और राकेश जी आज थोड़े से 10 मिनट जल्दी गए, तो उनको सुविधा हम दे चुके हैं। कुणाल जी, जैन साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब का, मेहुल जी का और हिमांशु जी का भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। आइए, आपसे कल सुबह मेरी और दीप की होगी मुलाकात।